ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम, अध्याय 1101। जैसे ही सूरज डुरान में क्षितिज के नीचे उतरा, एल्मर और उसके दल ने आसानी से हलचल भरे शहर में घुसपैठ की। उनकी उपस्थिति उत्सव मनाने वाली भीड़ के साथ सहज रूप से घुल मिल गई। परसों होने वाले आगामी फसल उत्सव ने शहर के पहरेदारों की सतर्कता को कुछ समय के लिए कम कर दिया था। उनका ध्यान संभावित खतरों की पहचान करने पर केंद्रित हो गया था, मुख्य रूप से हथियार या अस्थिर रासायनिक पदार्थ ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति की, जिसे एल्मर और उसके दल ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए अंतरिक्ष के छल्लों में अपने उपकरणों को संग्रहित करके चतुराई से टाल दिया। शहर में उनके सफल प्रवेश की सूचना देते हुए एल्मर की आवाज उसके एपीस के माध्यम से धीरे से गूंज उठी। हम शहर के अंदर हैं। अच्छा, माइकल की आवाज ने उसके सिर में उत्तर दिया, एक तकनीकी चमत्कार जिसने अभी भी एल्मर को विस्मय में डाल दिया। इन छोटे उपकरणों की शक्ति ने उन्हें विशाल दूरी पर सहजता से संचार करने की अनुमति दी। कपड़ों की दुकान का मालिक अपनी दुकान बंद कर रहा है और उत्सव में डूबने की तैयारी कर रहा है। ये तुम्हारा संकेत है, माइकल ने जॉन को सूचित किया, जो अपने दूरस्थ स्थान से पूरी लगन से स्थिति पर नजर रख रहा था। स्पाइडर फीड से उसे अपने आसपास के व्यापक दृश्य मिल रहे थे। हम रास्ते में हैं, एल्मर ने जवाब दिया, जैसे ही वह जीवंत भीड़ को पार करते हुए ईडन गार्डन की ओर बढ़ रहा था, जो कि वांछित लक्ष्य था। बगल की कपड़ों की दुकान उनके आसन डकैती के लिए एक गुप्त प्रवेश बिंदु प्रदान करती थी। जैसे ही एल्मर और उसका दल अपने गंतव्य के पास पहुंचा, उन्होंने खुद को उत्सव की भीड़ के बीच डूबा हुआ पाया। हंसी, संगीत और स्ट्रीट फूड की मोहक सुगंध हवा में भर गई, जबकि ट्रिंकेट और व्यंजनों से सजे रंग बिरंगे स्टॉल चहल पहल भरी सड़कों पर सजे हुए थे। रात का आसमान लुभावने आतिशबाजी से जगमगा रहा था, जो जीवंत रंगों के एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन में फूट रहा था, जिससे उत्सव मनाने वालों में आश्चर्य और खुशी के उद्गार उमड़ पड़े। उन आतिशबाजियों को देखो, वे अविश्वसनीय हैं, एक दर्शक ने बेहतर दृश्य देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए कहा। क्या आपने उन कैंडीड सिबों को चखा है? वे अद्भुत हैं, एक अन्य ने एक चिपचिपा चमकदार ट्रीट दिखाते हुए कहा। एल्मर ने क्षण भर के लिए खुद को उत्सव के माहौल से मोहित होने दिया। वह खुद को ऊपर फूटती आतिशबाजियों पर नजर डालने से नहीं रोक सका। लेकिन माइकल की आवाज उसके ईयरपीस में गूंजी, जिसने उसे वापस काम पर लगा दिया। एल्मर, आतिशबाजी को देखना बंद करो और कपड़ों की दुकान पर जाओ, माइकल की आवाज ने आग्रह किया, ये याद दिलाते हुए कि उनके मिशन के लिए उत्सव के विकर्षणों के बीच अधिक ध्यान की आवश्यकता थी। एक इशारे के साथ एल्मर ने अपने दल को बगल के कपड़ों की दुकान की ओर निर्देशित किया, जो अपने रास्ते पर बने रहने और अपनी योजना को सटीकता के साथ निष्पादित करने के लिए दृढ़ था। जब एल्मर और उसका दल अपने गंतव्य पर पहुंचे, तो उन्होंने खुद को ईडन गार्डन के सामने खड़ा पाया, जो एक भव्य और आकर्षक प्रतिष्ठान था। बगल के कपड़ों की दुकान रंगीन संगमरमर के पत्थरों से बनी एक 2 मंजिला इमारत, एक कांच की खिड़की के पीछे एक फैशनेबल पुतला प्रदर्शित करती थी, जिसके कपड़े शाम की मंद रोशनी को पकड़ रहे थे। पिछले दरवाजे से इमारत में प्रवेश करें, माइकल की आवाज ने निर्देश दिया, एल्मर के दल को उनके अगले कदम की ओर निर्देशित करते हुए। प्रवेश द्वार को बाईपास करने का कार्य एल्मर पर पड़ा, जिसे माइकल से एक चंचल चुनौती मिली। अपने ताला खोलने के कौशल से मुझे प्रभावित करो, माइकल की आवाज मनोरंजन से भरी हुई ये पीछे आई। एल्मर खुद को रोक नहीं सका, लेकिन हंस पड़ा अपने और माइकल के बीच दोस्ताना मजाक। आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाओ, उसने इमारत के पीछे जाने से पहले मजाक किया। इस बीच चालक दल के 2 बौने, हमेशा साधन संपन्न, एक चतुर ध्यान भंग के साथ काम करने लगे। वे आसपास की सजावट करने वाले चमकते हुए गोले के पास पहुंचे, चतुराई से उन पर काले कपड़े लपेटे ताकि क्षेत्र अस्पष्ट हो जाए, जिससे छायाएं पड़े जो उनके कार्यों को छिपाती हैं। एल्मर ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, अपने लॉकपिक औजारों का अभ्यास की गई कुशलता के साथ उपयोग किया। कुछ ही क्षणों में ताला उसके कौशल के आगे झुक गया और दरवाजा चुपचाप खुल गया। अच्छा, माइकल की आवाज ईयरपीस के माध्यम से स्वीकृति में गूंजी, चालक दल को उनके मिशन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया। कपड़ों की दुकान के अंदर मंद रोशनी वाले इंटीरियर में कई खूबसूरत कपड़े और अलमारियों में बड़े करीने से विभिन्न सामान प्रदर्शित किए गए थे। नर्म परिवेश प्रकाश ने पुतलों और कपड़ों के रैक पर एक गर्म चमक डाली, जिससे जगह एक आकर्षक माहौल बन गई। जैसे ही बौने बाहर चमकते हुए गोले से काले कपड़े हटाने लगे, वे चुपचाप कपड़ों की दुकान के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। अंदर घुसने के बाद उन्होंने अपने पीछे का दरवाजा सावधानी से बंद कर दिया, ताकि बाहर उत्सव की भीड़ में उनका प्रवेश किसी की नजर में न आए। माइकल की आवाज शांत और संयमित उनके अगले कदमों को निर्देशित कर रही थी। आपकी लक्ष्य दीवार पूर्व की ओर दूसरी मंजिल पर है, उसने उन्हें सूचित किया। वहां पहुंचो और काम शुरू करो। चालक दल ने सिर हिलाकर और शांत प्रतिज्ञान करके माइकल के निर्देशों को स्वीकार किया।
चालक दल लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों पर सावधानी से आगे बढ़ा, किसी भी अनावश्यक शोर से बचने के लिए उनकी हरकतें सोच समझकर की गईं। सीढ़ियां उनके हर कदम का विरोध करती हुई लग रही थीं, उम्र के साथ कराह रही थीं। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, बौने ऑक्स पर कटाक्ष करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी गहरी आवाज में मजाक का संकेत था। उनके पैरों पर थोड़ा भारी है न? एक बौने ने टिप्पणी की, जिससे ऑक्स से कुछ बड़बड़ाहट हुई। ऑक्स ने भी पीछे न रहते हुए अपने ही ताने के साथ जवाब दिया, खैर, हम में से कुछ लोग सिर्फ सुरंग खोदने से कहीं ज्यादा के लिए बने हैं, आप जानते हैं। इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़ती, माइकल की ठंडी आवाज ने हस्तक्षेप किया और तुरंत मजाक को शांत कर दिया। झगड़ा बंद करो, जब तक कि तुम अपनी जीभ नहीं कटवाना चाहते। हवा में खतरा मंडरा रहा था और दोनों ओर्क और बौने ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, अपने प्रयासों को हाथ में लिए काम पर केंद्रित कर लिया। वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और तेजी से पूर्वी दीवार की ओर बढ़े। एल्मर ने अपनी कलाई के एक झटके से दीवार काटने वाला चाकू निकाला, जो जटिल रूनों से सजा हुआ एक गोलाकार ब्लेड था। एल्मर के मार्गदर्शन में ओर्क ने ब्लेड को दीवार में घुसा दिया और उसे गोलाकार गति में घुमाना शुरू कर दिया। मंत्रमुग्ध ब्लेड ने मोटी दीवार को तेजी से काटने का काम किया। माइकल की आवाज ईयरपीस पर आई, जो उन्हें निर्देश दे रही थी, हमें 5 मिनट में दीवार को काटना है। कर्मचारी और गार्ड सभी ईडन गार्डन से चले गए हैं। बौनों में से एक ने माइकल को सम्मानपूर्वक बॉस कहकर संबोधित किया, लेकिन चिंता व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या होगा अगर ईडन गार्डन रूम को बदलकर पावर रूम में प्रवेश कर जाए, अब जबकि मैनेजर का ख्याल रखा जा चुका है? माइकल के स्वर में ठंडे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया गया, वे उसकी मौत को छिपा रहे हैं और हम भाग्यशाली हैं। ईडन गार्डन घमंडी और अति आत्मविश्वासी है। उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें लूट नहीं सकता या नहीं लूटेगा। माइकल के दृढ़ विश्वास से आश्वस्त होकर बौनों और ओर्क्स ने एक दूसरे की ओर देखा। ओर्क्स और बौनों ने आश्चर्यजनक कुशलता से दीवार काटने वाले को संभाला। गोलाकार ब्लेड पत्थर के बीच से फुसफुसाहट की तरह चुपचाप चला गया। जल्द ही उनके पास एक छेद हो गया जो फिसलने के लिए काफी बड़ा था। एल्मर, जो छेद से झांकने वाला पहला व्यक्ति था, ने फुसफुसाते हुए कहा, हम ईडन गार्डन हॉल देख सकते हैं। माइकल की आवाज ईयरपीस से आई, सटीक और आज्ञाकारी, ठीक है, सभी अपनी स्थिति में आ जाओ। सामूहिक रूप से हाँ बॉस कहते हुए वे कटी हुई दीवार से चढ़ गए और मंद रोशनी वाले ईडन गार्डन में प्रवेश किया। हॉल एक लुभावनी जगह थी, जिसमें कीमिया के सामान, जड़ी बूटियां और बुदबुदाते हुए बर्तन थे जो विभिन्न रंगों में चमक रहे थे। माइकल की आवाज ने उन्हें आगे निर्देशित किया, ईडन गार्डन का सबसे मूल्यवान सामान दूसरी मंजिल पर है। ऑक, बौने, दूसरी मंजिल पर प्रत्येक कमरे पर कब्जा कर लें। चालक दल तेजी से अपने निर्दिष्ट कमरों में चले गए, छाया में घुल मिल गए। माइकल ने आगे कहा, हर कोई तब तक प्रतीक्षा करे जब तक एल्मर रूनों को शक्ति देने वाले आकाशीय क्रिस्टल को नष्ट नहीं कर देता। वह आपको बताएगा कि सामान चुराने का समय कब है। एल्मर चुपचाप एक लकड़ी के बोर्ड वाले दरवाजे की ओर खिसक गया जिस पर लिखा था, केवल कर्मचारी। उसने कुशलता से अपने लॉकपिक को चलाया। उनके नाजुक धातु के घटक मंद रोशनी में थोड़ा चमक रहे थे और सटीकता के साथ उसने दरवाजा खोला। माइकल की आवाज उसके कानों में पड़ी, घबराए हुए हो एल्मर? अब एल्मर एक मंद रोशनी वाले गलियारे में आत्मविश्वास से जवाब देता है, नहीं। अपने विचारों की गोपनीयता में माइकल इस बात पर थोड़ा खुश हुआ कि उसने इस अवैध प्रयास में एक जासूस को कितनी आसानी से शामिल कर लिया। उसने स्पाइडर को फीड करते हुए देखा, जबकि एल्मर गलियारे के अंत में एक तांबे के दरवाजे पर पहुंचा, उसके चारों ओर स्पंदित ऊर्जा को महसूस किया। एल्मर ने दरवाजे पर उकेरे गए जटिल रूनों का निरीक्षण किया, जिस पर कोई घुंडी या हैंडल दिखाई नहीं दे रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए एल्मर ने अपने थैले से मैनेजर की खून से सनी कलाई निकाली और उसे दरवाजे के सामने रख दिया। दरवाजे की सतह पर उकेरे गए रून विभिन्न रंगों में चमक उठे, ईथर नसों की तरह झिलमिलाते हुए, और एक नर्म क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला, एक हथेली के आकार का उच्च श्रेणी का आकाशीय क्रिस्टल दिखाई दिया, जिसका चमकीला बैंगनी रंग मंद रोशनी को पकड़ रहा था। यह एक कुर्सी पर टिका हुआ था, जिसके चारों ओर एक चमकती हुई नीली ऊर्जा ढाल थी। कुर्सी से सभी दिशाओं में चमकती हुई रेखाएं फैली हुई थीं, जो एक जटिल पैटर्न बना रही थीं। एल्मर की आवाज अनिश्चितता से कांप उठी, जॉन, क्रिस्टल के चारों ओर एक ऊर्जा कवच है। माइकल की प्रतिक्रिया शांत थी, जिसमें मनोरंजन था, अपना हाथ ढाल में डालो और क्रिस्टल को बाहर निकालो। एल्मर ने भौहें सिकुड़ी, उसकी आशंका स्पष्ट थी। वह जानता था कि बहस करना व्यर्थ होगा। हार मानकर वह धीरे धीरे क्रिस्टल के पास पहुंचा, उसकी हथेली फैली हुई थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, ढाल से बिजली के बोल्ट निकले, जिससे वह दर्द से कराह उठा। ये सनसनी बहुत ही दर्दनाक थी, उसका हाथ पिघल रहा था जबकि जलन उसके मस्तिष्क तक फैल रही थी। माइकल की आवाज पीड़ा को चीरती हुई दृढ़ और अडिग थी, क्रिस्टल को बाहर निकालो। एल्मर ने गहरी सांस ली, जलन के दर्द से लड़ते हुए।
अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने हाथ को ढाल में और भी दबाया, पीड़ा के बावजूद अपनी मुट्ठी बंद कर ली। कमबख्त, मीठी माँ की। उसकी गालियां दबी हुई थीं, लेकिन जैसे जैसे वह संघर्ष करता रहा, उसका हाथ प्रतिष्ठित आकाशीय क्रिस्टल के करीब पहुंचता गया। माइकल की आवाज में मनोरंजन का स्वर था, क्योंकि एल्मर ने दृढ़ निश्चय के साथ आकाशीय क्रिस्टल को ढाल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। माइकल ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अच्छा बेटा। इसके तुरंत बाद एल्मर दर्द से कराह उठा। आह! उसने चिल्लाया। जब उसने क्रिस्टल को ढाल से मुक्त किया तो उसके जले हुए हाथ में पीड़ा बढ़ गई। एल्मर का हाथ जल गया था, दर्द से कांप रहा था। माइकल ने जल्दी से निर्देश दिया, अपने हाथ पर उपचार औषधि डालो और एक और पी लो। एल्मर, जिसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, ने सिर हिलाया और अपनी थैली से 2 चमकीली नीली उपचार औषधियां निकालीं। जैसे ही वह औषधियों के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा कि कमरे में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। दीवारों और फर्श पर पहले से मौजूद जटिल चमकती रेखाएं फीकी पड़ गई थीं। माइकल की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा और उसने ऑक्स और बॉनो को आदेश दिया, रूम्स नीचे हैं। जो कुछ भी तुम देखो उसे चुरा लो। अपनी आवाज में हास्य के संकेत के साथ माइकल ने चुटकी ली। अच्छा, लगता है कि यह हमारी फसल का दिन है, मेरे दोस्तों। बॉनो और ऑक्स ने अपने स्पेस रिंग्स को ऊपर उठाया, जिससे तुरंत एक शानदार रोशनी निकली। ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा पोर्टल खुल गया हो और कमरे में मौजूद हर कीमियागर चीज उस चमकती हुई किरण में खींची चली गई और उनके स्पेस रिंग्स की गहराई में गायब हो गई। जैसे ही चुराए गए रसायन विज्ञान के खजाने उनके अंतरिक्ष के छल्लों में गायब हो गए, बॉनों में से एक ने खुद को बुदबुदाने से नहीं रोका, अभी और भी बहुत कुछ है जिसे हम हड़प सकते हैं। धन और दुर्लभ रसायन विज्ञान सामग्री के आकर्षण का विरोध करना मुश्किल था, खासकर जब वे इतनी प्रचुर मात्रा में रखे गए थे। हालांकि माइकल लालच को अपने निर्णय पर हावी होने देने से बेहतर जानता था। उसने सख्त चेतावनी के साथ जवाब दिया, उसकी आवाज में तत्परता थी, लालच हमें जेल में डाल देगा। उसके वर्षों के अनुभव ने उसे विवेक और समय का महत्व सिखाया था। बैकअप क्रिस्टल 2 मिनट में चालू हो जाएंगे, उसने जल्दी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा। हम 1 मिनट में उस दरवाजे से निकल जाएंगे। बॉने और ओर्क माइकल के शब्दों के महत्व को समझ गए। अनिच्छा के साथ वे बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगे, उनके अंतरिक्ष के छल्ले उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से भरे हुए थे। जैसे ही बॉने और ओर्क्स जल्दी से बाहर निकलने की ओर बढ़े, माइकल ने ईयरपीस के जरिए एल्मर से संपर्क किया। बॉने और ओर्क्स पर नजर रखना, उसने निर्देश दिया, उसकी आवाज सावधानी से भरी हुई थी। इमारत से बाहर निकल जाओ। एल्मर ने जल्दी से रोज दैट कहकर स्वीकार किया और पावर रूम से बाहर निकलने लगा। उसकी नज़र उच्च श्रेणी के आकाशीय क्रिस्टल पर पड़ी, जो अब उसके पास था। ये सुनिश्चित न करते हुए कि इसके साथ क्या करना है, उसने माइकल से पूछा, मुझे इस आकाशीय क्रिस्टल के साथ क्या करना चाहिए? माइकल के जवाब में उनके जोखिम भरे डकैती के बीच भी हास्य का स्पर्श था। हम यहाँ लूटने आए हैं, है न? क्रिस्टल को अपने साथ ले जाओ। यह एक अनुस्मारक था कि उनका प्राथमिक उद्देश्य मूल्यवान सामान सुरक्षित करना था, और यह क्रिस्टल निश्चित रूप से बिल के अनुकूल था। एल्मर ने आकाशीय क्रिस्टल को सावधानीपूर्वक अपने स्पेस रिंग में रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह सुरक्षित है। अपने चुराए हुए खजानों को साथ लेकर वह पावर रूम से बाहर निकलता रहा। ईडन गार्डन के मंद रोशनी वाले मुख्य हॉल में 2 बॉने, 4 ऑक और एल्मर एक साथ आए। उनके चुराए हुए खजानों को उनके स्पेस रिंग में सुरक्षित रखा गया था। एक ऑक बोला, उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी, जॉन ने इस बार वाकई खुद को पीछे छोड़ दिया। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। एक और ऑक ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, श्रेय जहां मिलना चाहिए वहां मिलना चाहिए। जॉन ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया। हालांकि दोनों बॉने अपने बाहर निकलने को लेकर कम उत्साहित थे। हॉल में बचे हुए कीमती सामानों को लालच से देखते हुए उनमें से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं। हमें इस जगह को साफ कर देना चाहिए। इस पर माइकल ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मैं अभी भी आपको सुन सकता हूं, उसने टिप्पणी की, जिससे बॉने अपनी आवाज कम कर लेते हैं और एक घबराहट भरी हंसी साझा करते हैं। एल्मर, हमेशा सतर्क रहने वाला, बीच में आया। जितना हम सभी यहाँ रहना और लूटपाट करना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बैकअप क्रिस्टल जल्द ही सक्रिय हो जाएंगे और जब ऐसा होगा तो हम यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। जब एल्मर और क्रू उसी प्रवेश द्वार से हॉल से बाहर निकलने वाले थे जिससे वे चुपके से अंदर आए थे, तो अचानक और अशुभ घटनाओं का दौर शुरू हो गया। हॉल की दीवारों पर उकेरे गए रून जीवंत हो गए, जिससे एक भयानक चमक पैदा हुई जिसने पूरे स्थान को रोशन कर दिया। साथ ही हवा में लटके सभी चमकते हुए गोले चमकने लगे। एल्मर और उसका क्रू अपनी जगह पर जम गया, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखने लगे। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। एल्मर, हमेशा सतर्क रहने वाला, तनावपूर्ण आवाज में बुदबुदाया, कुछ हो रहा है। माइकल की आवाज उनके कानों में तेजी से गूंजी, अभी वहां से निकल जाओ।
जैसे ही चालक दल दीवार में काटे गए छेद की ओर बढ़ा, घबराहट शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले कि बौना सुरक्षित जगह पर पहुंच पाता, अचानक एक शक्तिशाली लात ने उसे सीने में मारा। एक दर्दनाक चीख के साथ वह हॉल में उछलकर काउंटर से टकरा गया। चालक दल के बाकी सदस्य सदमे में थे, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पकड़ लिया गया है। जैसे ही रून जीवन में आए और गोले चमक उठे, ऑफिस बरूब ने एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ छेद से कदम रखा। उसके कवच की खनक हर कदम पर गूंजती थी और उसकी तीखी आंखें आश्चर्य और क्रोध के मिश्रण के साथ घुसपैठियों को स्कैन करती थीं। उसी समय भारी बूटों की दूर की आवाज़ गूंजी, क्योंकि कई बख्तरबंद औक सामने के दरवाजे से इमारत में घुस आए। एल्मर ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए घबराहट में कहा, जॉन, हमें परेशानी हो गई है। माइकल की आवाज़ ईयरपीस से आई, स्थिर और आश्वस्त करने वाली, शांत रहो, मैं तुम्हें वहां से निकाल दूंगा। लेकिन दोनों में से एक को घबराहट हुई और वह युद्ध की ललकार और शापों की झड़ी लगाते हुए बरूब पर टूट पड़ा। विद्रोही बौना चिल्लाया, मैं बिना लड़े नहीं मरूंगा। ठंडे दिमाग से, सोची समझी सटीकता के साथ बरूब ने एक तेज और शक्तिशाली किक मारी जो बौने की छाती से टकराए। बौने ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि इस झटके ने उसे पीछे की ओर गिरा दिया। वह बेहोश हो गया। ऑफिस बरूब बिना किसी डर के शांत स्वर में शेष चोरों का अभिवादन किया, अच्छा, हमारे पास यहाँ क्या है? ऑफिस बरूब के सैनिक जल्दी से एल्मर और उसके शेष चालक दल के सदस्यों के चारों ओर एक तंग घेरा बनाते हुए चारों ओर से घिर गए। एल्मर के ईयरपीस में माइकल की आवाज़ गूंजी, एक शांत और मापा हुआ स्वर, शांत रहो एल्मर। एल्मर ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, उसके शब्दों में त्याग की भावना थी, तुम जो भी करने की योजना बना रहे हो, बस उसे जल्दी करो। बरूब उत्सुकता से देख रहा था। उसने एल्मर की शांत बुदबुदाहट को देखा और आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ उसके पास गया। उसने आश्चर्य से कहा, विल्नियस गिरोह का एक योगिनी, तुम एल्मर होगे, जो विल्नियस गिरोह का कुख्यात चोर है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से खोज रहा हूँ। बरूब की भव्य आकृति एल्मर के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय के साथ योगिनी पर टिकी हुई थीं। उसने घोषणा की, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अचानक बरूब ने एक प्रश्नवाचक भाव के साथ एल्मर के कान से ईयरपीस निकाला और खुद से बुदबुदाया, हमारे यहाँ क्या है? उसकी बड़ी औकिश उंगलियों ने चतुराई से छोटे उपकरण को पकड़ रखा था और उसने आश्चर्य से इसकी जांच की। उसका आश्चर्य स्पष्ट था, क्योंकि वह इसकी क्षमताओं पर आश्चर्यचकित था। अपने सैनिकों को ईयरपीस हाथ में लेकर संबोधित करते हुए, इसमें कोई रून नहीं है, फिर भी यह उन्हें बहुत दूर तक संचार करने की अनुमति देता है। रनमास्टर और विद्वान इसके साथ एक दिन बिताएंगे। अपना ध्यान वापस एल्मर की ओर मोड़ते हुए बरूब का स्वर और भी कठोर हो गया। उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे एल्फ? एल्मर, जो अब विद्रोही और असहयोगी था, ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूँ। बरूब एल्मर की अवज्ञा पर गहरी, कर्कश हंसी छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। एल्फ को देखते हुए उसकी हंसी क्रूर और मजाकिया थी। बिना किसी चेतावनी के उसने एल्मर के पेट पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। वार की ताकत से उसकी सांस रुक गई, जिससे उसे खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अपनी दर्दनाक सांसों के जरिए एल्मर ने बारूक को कुछ चुनिंदा शाप दिए। तुम कमबख्त औक, तुम मुझसे कुछ नहीं पाओगे। बारूक अब ईयरपीस पकड़े हुए एल्मर को देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से उसे अपने कान में लगाया। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। जैसा कि उसने टिप्पणी की, ठीक है, तो हम सीधे उनसे पूछेंगे। मुझे आश्चर्य है कि इस डिवाइस के पीछे कौन प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, बरूब ने बड़बड़ाते हुए कहा, अभी भी इसकी कार्यक्षमता के बारे में संदेह है। उसे आश्चर्य हुआ। डिवाइस के माध्यम से एक आवाज ने जवाब दिया, एक शिकारी जानवर की दहाड़ की तरह उसके कान में घुस गया। ऑफिस बरूब, क्या सुखद आश्चर्य है, आवाज ने लगभग पशुवत गुण लिए हुए फुसफुसाया। बरूब अपने संदेह को जोर से व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कहा, या तो यह चीज अजीब तरह से काम करती है, या फिर तुम जानवरों की नकल करने में काफी कुशल हो। दूसरी तरफ से आवाज ने एक भयावह हंसी के साथ जवाब दिया, जिसने बरूब की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। माइकल ने बदली हुई आवाज के माध्यम से बरूब से बात करना जारी रखा। उसके शब्दों में एक भयावह धार थी। एक अच्छे अधिकारी को अपना उबाऊ काम करना चाहिए, अपनी शिफ्ट खत्म करनी चाहिए, घर जाना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए जैसा कि उसे करना चाहिए। अपने वेतन से ऊपर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। जवाब में बरूब ने हंसी उड़ाई, आपको ये शब्द मेरे सामने कहने चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज ने द्वेषपूर्ण ढंग से ठहाका लगाया, ओह, मैं आपसे आंख से आंख मिलाकर मिलने का पूरा इरादा रखता हूँ, लेकिन जब वह समय आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। माइकल के शब्दों से विचलित न होते हुए अधिकारी बारूब ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने जितने भी अपराधियों को पकड़ा है वे अहंकार से बात करते हैं और कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन जब मैं उनसे निपट लेता हूं तो वे सभी अपनी कोठरी में रोते हैं। मैंने आपके दल को पकड़ लिया है और मैं आपको, नेता को भी पकड़ लूंगा। ओह, ऐसा है, माइकल ने अपनी बदली हुई आवाज में मनोरंजन के संकेत के साथ उत्तर दिया। बारूब ने शब्दों को कम नहीं किया,
मुझे पता है कि आप विलेनियस नहीं हैं। मुझे समझाएं, माइकल ने संकेत दिया। बारूक ने समझाया, विलेनियस ऐसा कुछ करने के लिए बहुत मूर्ख है। माइकल ने धीरे से ताली बजाई, उसकी आवाज़ में मनोरंजन टपक रहा था। आह, जीवन बहुत नीरस होता जा रहा है बारूक। शायद ये कुछ उत्साह वापस ला सके। बारूक ने जवाब दिया, जब मैं तुम्हें जेल में डालूंगा तो यह और भी रोमांचक हो जाएगा। माइकल उसे और भी ताना मारने से खुद को नहीं रोक पाया। आपने उन्हें अपने दिमाग की वजह से नहीं पकड़ा ऑफिसर बारूक। आपने उन्हें गिरोह में या शायद अपने दल में मौजूद किसी चूहे की वजह से पकड़ा। बारूक को एक डरावना जवाब मिला। आने वाले दिनों में और शव मिलने की उम्मीद है। माइकल ने थोड़ा मनोरंजन करते हुए कहा, आखिरकार चूहों को हटाना एक जरूरी काम है। बारूक ने चेतावनी दी, आप डकैती के आरोपों को हत्या के आरोपों में नहीं बदलना चाहते। माइकल ने मंद मंद हंसते हुए कहा, यह शब्द फिर से सुनना प्यारा है। जितना हंसना है हंसो। कानून के मुताबिक तुम सिर्फ अपराधी बदमाश हो। बारूक ने पलटवार किया। माइकल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, कानून मुझ पर या मेरे दल पर लागू नहीं होता ऑफिसर। बारूक ने जवाब दिया, जब मैं उन्हें जेल में डालूंगा तो तुम्हारा दल अलग ही गाना गाएगा। लेकिन फिर बारूक को आश्चर्य हुआ जब माइकल जो बोल रहा था वही पीस के बाहर खुलकर आने लगा। माइकल की आवाज़ गूंज उठी जब उसने घोषणा की, मैं ये सब मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एक पेशेवर हूँ। मेरे जैसा पेशेवर अपने दल को कैसे पीछे छोड़ सकता है। माइकल के बोलते रहने पर कमरे की रोशनी भयावह रूप से टिमटिमाने लगी, जिससे एल्मर और दल के सदस्यों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। बारूक ने भी आवाज़ सुनी और उसने चेतावनी दी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अधिकारी बारूक, और तुम्हें वह मौका तुम्हारी अपेक्षा से पहले ही मिल जाएगा। अचानक सब कुछ घनघोर अंधकार में डूब गया। भीड़ भाड़ वाली भीड़ के बीच एक युवक जिसकी दाढ़ी लंबी और काले बाल थे, उसने ध्यान से एक भाप से भरा मग पकड़ा हुआ था। उसमें से आने वाली खुशबू एक सुगंधित सिम्फनी थी जिसने लोगों के सिर घुमाए और नाक से कुड़ी। एक राहगीर ने आश्चर्य से पूछा, ये स्वर्गीय गंध क्या है? उसके बगल में खड़ी एक महिला ने पूछा, क्या यह उस आदमी के मग से है? जैसे ही युवक भीड़ के बीच से आगे बढ़ा, लोग अपनी जिज्ञासा को बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाए। ये ताज़ा पके हुए ब्रेड की तरह महक रही है, या शायद दालचीनी और सेब की। वह आखिरकार लाइब्रेरी में पहुंच गया, जहां पाठकों के बीच सन्नाटा छा गया क्योंकि उन्हें एक सुखद सुगंध की महक महसूस हुई। एक बुजुर्ग विद्वान ने टिप्पणी की, मुझे बहुत दिनों बाद ऐसी महक आई है। युवक पाठकों के बीच से होते हुए एक सुनसान कोने में पहुंच गया। उसके होंठ बिना आवाज किए हिल रहे थे और वह बुदबुदा रहा था, बेचारे कमीने। फिर एक चतुर स्पर्श के साथ उसने शेल्फ से एक विशेष पुस्तक खींची। किताबों की शेल्फ के खुलते ही सन्नाटे में एक हल्की क्लिक की आवाज़ गूंजी, जिससे एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। युवक ने मंद रोशनी वाले गलियारे में कदम रखा, धीरे से अपने पीछे का दरवाज़ा बंद किया। गुप्त मार्ग युवक को एक घुमावदार सीढ़ी से नीचे भूमिगत के दिल में ले गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, मार्ग एक भव्य विशाल हॉल में खुल गया। विशाल कक्ष बौनों के परिश्रम से जीवंत था जो चमकते हुए सुनहरे गोले खोद रहे थे। बौनों में से एक, जिसकी कुदाल सही से चल रही थी, ने ऊपर देखा और युवक के मग से सुगंधित काढ़े की एक गंध पकड़ी। क्या ये द ग्रैंड की कॉफ़ी है? उसने पूछा, क्षण भर के लिए अपने काम से विचलित हो गया। युवक ने मुस्कराते हुए मग को पास के एक पत्थर पर रख दिया। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो इससे पहले कि वह तुम्हें सुस्ती करते हुए पकड़ ले, उसने सलाह दी। एक और बौना, जिसकी आंखों में शरारती चमक थी, बोला, अगर हम पकड़े गए तो हम हमेशा भागने के लिए तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, है न? उसके बाद हुई हंसी के बीच युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह पहले मेरी गांड मारेगी और फिर शायद तुम सबको दफना देगी। जब वह हॉल के बीच की ओर बढ़ रहा था तो एक और सुनहरा गोला निकालने जा रहा एक बौना अपने साथी से बुदबुदाया, आज वह वाकई मूड में लग रही है। युवक ने ये टिप्पणी सुनकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। मूड एक छोटा शब्द है। फिर जब वह चला गया तो बौनों में से एक ने उसे पुकारने से खुद को नहीं रोका, उन्हें जिंदा मत रहने दो, रिकी। भव्य हॉल के बीच में रिकी ने एक भयावह दृश्य देखा। 3 युवक अपने बंधे हुए हाथों से लटके हुए थे, उनके शरीर चोटिल और जख्मी थे, ताज़े घावों से खून टपक रहा था। उनके चेहरों पर बेरहमी से पिटाई के निशान थे और उनकी आंखों में दर्द और निराशा का मिश्रण था। पास में काले बालों वाली एक युवती, जो काले भव्य कवच पहने हुए थी, आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि डार्क क्वीन गया थी। इस समय वह सो रही थी, उसकी छाती हर धीमी सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। रिकी सावधानी से उसके पास आया, हाथ में कॉफ़ी का मग था और फुसफुसाया, डार्क क्वीन। गया की नाक फड़कने लगी और कॉफ़ी की मनमोहक खुशबू उसके होश में आते ही उसकी आंखें खुल गईं। वह उठ बैठी, अपनी तंद्रा को दूर भगाते हुए, और रिकी को सोची समझी उदासीनता के भाव से देखा। रिकी की नज़र पास में लटके 3 आदमियों पर पड़ी, उनका दर्द साफ दिख रहा था।
उसने जमीन पर उनके खून के धब्बे और उनके शरीर पर ताज़ा घाव देखे। गया की मुट्ठियां लाल रंग से सनी हुई थीं, जो उसकी पूछताछ के तरीकों का प्रमाण था। चुपचाप रिकी उसके पीछे खड़ा हो गया। गया ने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई, उसकी आंखें चुभ रही थीं। कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए उसने आखिरकार पूछा, तुमने इतना समय क्यों लगाया? गया ने बिना किसी भाव के रिकी को आदेश दिया, उनके लिए कुछ उपचार औषधियां लाओ। तीनों आदमी, जो अभी भी लटके हुए थे और कमज़ोर ढंग से बुदबुदा रहे थे, ने अपना सिर हिलाया और मना करने की कमज़ोर कोशिश में फुसफुसाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। रिकी हॉल के दूसरी तरफ खड़े बौने के पास गया। एक सरल सिर हिलाकर उसने बौने को संकेत दिया, जिसने तुरंत एक लीवर नीचे खींच लिया। तंत्र सक्रिय हो गया, जिससे तीनों घायल आदमी जमीन पर गिर गए। अब फर्श पर उन्होंने हताश आंखों से रिकी की ओर देखा और कमजोरी से मदद के लिए बुदबुदाया, कृपया मदद करें हमारी। उनकी विनती को नजरअंदाज करते हुए रिकी ने तेजी से चमकती नीली औषधियों को पकड़ा और कोमल लेकिन दृढ़ हाथों से तरल को उनके गले में डाला। लगभग तुरंत जादुई अमृत ने अपना काम शुरू कर दिया। उनके घाव भर गए, चोटें मिट गईं और उनकी आंखों में नई रोशनी लौट आई। जैसे ही तीनों लोग ठीक हो गए और चिल्लाने लायक ताकत हासिल कर ली, वे गया से विनती करने लगे। उनकी आवाजें हताशा से कांप रही थीं। हमें कुछ नहीं पता, उनमें से एक चिल्लाया। रिकी गया के पास वापस आ गया और अब उसके पीछे खड़ा था। उसे उन लोगों पर कोई दया नहीं आई। उनके पास किसी ऐसी चीज का रहस्य था जो गार्जियन गिल्ड को एक बार फिर से सुपर पावर में बदल सकती थी। गया, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित, उसने अपनी कॉफी एक तरफ रख दी और आगे झुक गई। उसका काला कवच धीरे से चरमरा रहा था। उसने अधिकार के स्वर में पुरुषों को संबोधित किया, मुझे बताओ कि योजनाएं कहाँ हैं और मैं तुम्हारे परिवारों को छोड़ दूंगा। तीनों लोग अब चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे। उनकी आवाजें डर और हताशा से कांप रही थीं। कृपया डार्क क्वीन, दया करो, हमें उन योजनाओं के बारे में कुछ नहीं पता। गया उनकी विनती पर मंद मंद हंसा। मैं एक दयालु डार्क क्वीन हूँ, उसने सोचा, इसलिए मैं इतनी उदार हूँ कि तुम्हें बहुमूल्य उपचार औषधियाँ प्रदान कर सकती हूँ। जैसे ही उसने आगे कहा, उसका स्वर ठंडा हो गया। ऐसा लगता है कि तुम ही हृदयहीन हो, इन उपचार अमृतों को पी रहे हो और फिर भी मुझे वह नहीं दे रहे हो जो मैं चाहती हूँ। पुरुषों की दलीलें अनसुनी हो गईं, क्योंकि गया अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उनसे वह जानकारी मिलने का इंतजार करने लगा जो वह चाहती थी। गया ने आह भरी, उसका धैर्य कम होता जा रहा था और वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। रिकी ने उसे जल्दी से एक डंडा थमा दिया, ये जानते हुए कि क्या होने वाला था। डंडा हाथ में लेकर गया उन तीन पुरुषों के पास गया जो अभी भी लटके हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गया ने ठंडे और आज्ञाकारी लहजे में एक बार फिर पूछा, मैं फिर से पूछूंगा, वे योजनाएं कहाँ हैं? जैसे ही उसने डंडे को कसकर पकड़ा, गया उनकी ओर बढ़ा। कमरे में तनाव बहुत था और तीनों पुरुषों को आत्मदंड का आभास हो रहा था। गया की आवाज और भी ठंडी हो गई जब उसने आगे कहा, आपको पता नहीं है कि मेरे पति डार्क लॉर्ड और मुझे गार्जियन गिल्ड को खत्म करने में कितनी मेहनत और काम करना पड़ा। महीनों की सावधानीपूर्वक योजना और गोपनीयता, ये सब एक विशाल दिमाग वाले कमीने की धमकी से हुआ। वह उनके सामने रुकी, उसकी आंखें तीव्रता से सिकुड़ गईं और पूछा, अब वे योजनाएं कहाँ हैं? गया ने क्लब को तेजी से, क्रूर बल के साथ घुमाया, एक आदमी के सिर पर सीधा वार किया। वह दर्द से चिल्लाया क्योंकि वार से उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ। फिर उसने अपना ध्यान बीच में खड़े आदमी पर लगाया, जिसके भूरे बाल अब खून से लथपथ थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जब गया पूछताछ कर रहा था तो हॉल के भीतर एक और आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि खुद अजाजेल था, जो हमेशा की तरह शांत और बेदाग तरीके से बटले की वर्दी पहने हुए था। मेरी महिला, ये हो गया। उनके परिवार सुरक्षित हैं, अजाजेल ने बताया। नहीं, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे परिवार को नुकसान मत पहुँचाओ। तीनों आदमी दया की गुहार लगाने लगे, लेकिन गया ने उनकी एक न सुनी। इसके बजाय उसने अजाजेल द्वारा दिया गया एक आईना लिया और उन्हें दिखाया। आईने में तीनों आदमियों ने अपने अपने परिवारों को अपने अपने घरों में कुर्सियों से बंधा हुआ देखा। उनके चेहरे पर डर और हताशा के भाव थे। क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? गया ने अजाजेल से पूछा। कुछ भी नहीं जिसे मैं संभाल नहीं सकता, डार्क क्वीन। हालांकि मुझे उनके परिवारों को खोजने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी वजह से कुछ अभिभावकों की जान चली गई। अजाजेल ने अपनी आवाज में एक मनोरंजक लहजे में जवाब दिया। तुम्हें पता है कि वे क्या कहते हैं, एक अच्छा अभिभावक एक मृत अभिभावक होता है, गया ने हंसते हुए कहा। अजाजेल, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? नूह द्वारा चुने गए ये बदमाश मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे डर है कि अगर मैं जारी रहा तो मैं उन्हें मार डालूंगा। गया ने झल्लाहट में आह भरी। उसके सामने लटके तीनों लोग गार्जियन गिल्ड के थे। माइकल द्वारा मूल गार्जियन गिल्ड को खत्म करने के बावजूद नूह ने इसे गिल्ड का अपना संस्करण स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा।
जैसा कि अनुमान लगाया गया था, नूह ने गार्जियन गिल्ड को जमीन से ऊपर तक सावधानीपूर्वक पुनर्निर्मित किया था, प्रत्येक गार्जियन को कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया था। यहाँ तक कि गया को भी उन्हें तोड़ना चुनौतीपूर्ण लगा। मुझे ऐसी परिस्थितियों में उसकी बहुत याद आती है। वह कमीना बस अपनी कलाई हिलाता, कोई शक्तिशाली औषधि बनाता और फूफ, वे नशे में धुत समुद्री डाकुओं की तरह सच्चाई उगल देते। गया ने विलाप किया, उसकी आवाज़ में माइकल के लिए उसकी लालसा स्पष्ट थी। अब जब हमारे पास उनके परिवार हैं तो क्यों न उन्हें उनके प्रियजनों की मृत्यु का गवाह बनने दिया जाए, डार्क क्वीन। अजाजल ने शांति से प्रस्ताव रखा। इस बात का जिक्र होते ही तीनों लोग घबरा गए, उनके दिल की धड़कनें रुक गईं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कमीने, गया ने गुस्से में उनमें से एक पर एक डंडा फेंका, मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे परिवारों को छोड़ दो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम दुष्ट कुतिया। संरक्षकों में से एक ने चिल्लाया, लेकिन अजाजल के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, उसकी जगह बर्फीली ठंडक ने ले ली। रिकी को अच्छी तरह पता था कि क्या होने वाला है। अजाजल धुंधले रूप में संरक्षक के सामने प्रकट हुआ, घातक सटीकता से प्रहार करते हुए। उसने संरक्षक की छाती में घूंसा मारा, उसके धड़कते हुए दिल को पकड़ लिया। अब अपने परिवार की मृत्यु को अपने दिल की धड़कन के साथ देखें, अजाजल ने एक डरावने स्वर में घोषणा की। कलाई हिलाने पर एक दर्पण अभिभावक के सामने हवा में तैर गया। दर्पण के अंदर अभिभावक का परिवार अपनी कुर्सियों से बंधा हुआ था। अचानक काले वस्त्र पहने आकृतियां फीड में दिखाई दी, जो परिवार के सदस्यों के गले में एक हरे रंग की धुंधली औषधि डालने के लिए मजबूर कर रही थीं। नहीं, अभिभावक ने कहा, जबकि अन्य दो असहाय निराशा में देख रहे थे क्योंकि परिवार का अंत हो रहा था, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। हालांकि औषधि ने त्वरित दर्द रहित मृत्यु ला दी, लेकिन उनके शरीर तड़प रहे थे और ऐंठ रहे थे, जैसे कि वे पीड़ादायक पीड़ा से गुजर रहे हों। सामान्य परिस्थितियों में रिकी को परिवारों के लिए सहानुभूति हो सकती थी। हालांकि हेमंत ने जो योजनाएं बनाई थीं, वे उन सभी के लिए एक भयानक खतरा थीं। इसके अलावा अभिभावक बेरहमी से उन सभी का शिकार कर रहे थे जो डार्क आर्मी का समर्थन करते थे या यहाँ तक कि डार्क लॉर्ड का भी उल्लेख करते थे। यहाँ तक कि नूह, जब डार्क लॉर्ड की बात आती थी तो एक अत्याचारी बन गया था। हम दूसरे तरीकों से योजनाओं के बारे में सच्चाई निकाल सकते हैं, अजाजेल। बस उनके परिवारों को खत्म कर दो और इस काम को खत्म करो, गया ने अजाजेल को आदेश दिया। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ एजेंडा था। नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी, कृपया मेरे परिवार को छोड़ दो, संरक्षक ने आखिरकार कहा। अपने साथी संरक्षक की मृत्यु और अपने परिवार की मृत्यु को देखने के बाद उसका संकल्प टूट गया। बोलो, गया ने मांग की। योजनाएं, वे विंडगेट पर्वतों में बौनों के रास्ते में हैं। कृपया मेरे परिवार को छोड़ दो, संरक्षक ने विनती की। विंडगेट बौने, गर्वित बौनों का उभरता हुआ संघ, गया ने सोचा। अजाजेल, आर्या को सूचित करो कि वह इसका ध्यान रखे। मैं चाहती हूं कि कल तक वे योजनाएं मेरी मेज पर आ जाएं, गया ने निर्देश दिया और अपना ध्यान उन बौनों की ओर लगाया जो परिश्रमपूर्वक खनन कर रहे थे। अगर कोई यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में एक शब्द भी बोले तो तुम्हें पता है कि इसका क्या परिणाम होगा, है न? गया ने बौनों से पूछा, जो वहीं स्तब्ध रह गए। ये 20 बौने डार्क लॉर्ड के प्रति बहुत वफादार थे, फिर भी गया ने उन पर कड़ी लगाम लगा रखी थी। हाँ, डार्क क्वीन, उन्होंने एक स्वर में कहा। हालांकि जैसे ही गया जाने की तैयारी कर रही थी, उसके सामने एक द्वार प्रकट हुआ और डैनियल खून से सने हाथों के साथ बाहर निकल गया। डार्क क्वीन, डैनियल ने घबराहट में कहा, जिससे गया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या हुआ? उसने पूछा। ये सिंडी है। वह, डैनियल ने स्पष्ट रूप से सदमे में हकलाते हुए कहा। उसके शब्द सुनकर गया का दिल धड़क उठा। वह तेजी से डैनियल को उसके कॉलर से पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। उसे क्या हुआ? गया की आवाज़ पूरी खदान में गूंज उठी। एक मरे हुए ने उसे काट लिया। वह ठीक नहीं हो रही है, डैनियल ने जवाब दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। गया ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत पोर्टल से निकल गया और डैनियल, रिकी और अजाजेल उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दूसरी तरफ से निकलते हुए उन्होंने खुद को अवोर महाद्वीप के भूमिगत प्रशिक्षण मैदान में पाया। भूमिगत होने के बावजूद यह क्षेत्र चमकते हुए गोले और रून से शानदार ढंग से रोशन था, जिससे इसके भूमिगत स्थान को पहचानना मुश्किल हो गया। हॉल के भीतर काले कवच में कई मरे हुए योद्धा और अल्फा पिशाच तैनात थे। बीच में दुलार सिंडी की देखभाल कर रहा था, जो एक मेज पर लेटी हुई थी। उसका युवा रूप दर्द से तड़प रहा था। सिंडी, गया लड़की के पास भागा। जब गया उसके पास आया तो दुलार कांप उठा। बहन, गया, सिंडी दर्द के बीच में कहने में कामयाब रही। अपनी कम उम्र के बावजूद सिंडी ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। उसने आंसू बहाने से परहेज किया और बहादुरी से पीड़ा का सामना किया। सिंडी के इर्द गिर्द कई खाली शीशियां बिखरी पड़ी थीं, जो दुलार के उपचार की औषधियां देने के प्रयासों का प्रमाण थीं। गया की नज़र सिंडी की गर्दन से बहते खून पर थी।
उसने धीरे से सिंडी के छोटे हाथों को हटाया जिससे उसकी गर्दन पर काटने का निशान दिखाई दिया। क्या हुआ? गया की आवाज़ गरज उठी और उसने अपना गुस्सा दुलार की ओर मोड़ दिया। मरे हुए, उसने अपना नियंत्रण खो दिया और उसे काट लिया, दुलार ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। गया ने एक पल के लिए भी विचार नहीं किया, इसके बजाय उसने तेजी से घूमकर दुलार की छाती पर एक जबरदस्त मुक्का मारा। मुक्का इतना जोरदार था कि वह कम से कम 10 मीटर की दूरी तक हवा में उछल गया। वह दीवार से टकराया, खून खांसने लगा और बेहोश हो गया। यह उसकी गलती नहीं है। सिंडी ने बीच में बोलने की कोशिश की लेकिन गया उसके गुस्से में था। उसने अपनी नज़र आसपास के मरे हुए लोगों पर डाली। अपने हाथ को ऊपर उठाने के साथ ही उसने हवा में उड़ने वाले ज्वलंत तीरों को उकसाया जिससे उनके आसपास के सभी मरे हुए और अल्फा पिशाच भस्म हो गए। चिलचिलाती गर्मी और जलते हुए मांस की गंध ने सभी को बेचैन कर दिया। लेवल 10 अमर अवस्था में गया की जबरदस्त शक्ति के सामने मरे हुए लोगों के पास कोई मौका नहीं था। ओलिविया को अभी मेरे पास लाओ। जब रिकी और डैनियल ने एक सुनहरा स्क्रॉल निकाला और उसे फाड़ दिया तो गया ने चिल्लाकर कहा जिससे एक चमकदार पोर्टल बन गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वे पोर्टल में घुस गए। उनका मिशन स्पष्ट था, ओलिविया को वापस लाना। जैसे ही रिकी और डैनियल चले गए एक और पोर्टल प्रकट हुआ और एलिडर ने उसमें कदम रखा। मैंने सुना कि क्या हुआ, मुझे उसे देखने दो, एलिडर ने तत्काल अनुरोध किया। उसकी आवाज़ में गहरी चिंता और चिंता व्यक्त की गई। यहाँ तक कि अज़ाज़ेल भी चिंतित दिखाई दिया क्योंकि डार्क आर्मी में चाहे उसके सदस्य कितने भी ठंडे या दूर क्यों न हो वे सभी सिंडी को पसंद करते थे। कोई भी युवा लड़की को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता था। तुम कोई उपचारक नहीं हो, गया ने संदेह से गुर्राते हुए कहा जब उसने एलिडर को सिंडी की जांच करते देखा। नहीं, लेकिन मैं ऊर्जा को समझता हूँ। यदि उपचार औषधि काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि कुछ बाधा डाल रहा है। किसी प्रकार की ऊर्जा, एलिडर ने समझाया। उसके शब्दों में एक वजन था जो एक गहरे संदेह की ओर इशारा करता था। मुझे बताओ कि वह ठीक हो सकती है, गया ने मांग की। इस बीच अज़ाज़ल ने बातचीत पर ध्यान नहीं दिया और रक्तस्राव को रोकने के लिए सिंडी की गर्दन पर धीरे से एक कपड़ा लगाया। उसे मेरी कार्यशाला में ले जाओ, एलिडर ने काटने के निशान की बारीकी से जांच करने के बाद निर्देश दिया। तुम ठीक हो जाओगी, गया ने सिंडी को अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से फुसफुसाया। छोटी लड़की ने अपने दर्द के बावजूद गया पर अपनी लचीलापन और विश्वास दिखाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। इसने जिम्मेदारी के बोझ से दबे गया के दिल को झकझोर दिया। यहाँ रहो, गया ने अज़ाज़ेल को निर्देश दिया। सिंडी को उसकी देखभाल में छोड़कर वह एलिडर का पीछा करते हुए पोर्टल के माध्यम से चली गई। पलक झपकते ही दृश्य एक बार फिर बदल गया। गया ने खुद को एक अव्यवस्थित हॉल में पाया जिसमें अनगिनत किताबें, स्क्रॉल और चमकते हुए रून के साथ उकेरे गए धातु के टुकड़े बिखरे हुए थे। यह एलिडर की कार्यशाला थी जो नित्रोएल द्वारा प्रदान किए गए उनके सुरक्षित घर का हिस्सा थी। उसे उस मेज पर रखो, एलिडर ने एक विशाल पोर्टल के पास एक मजबूत महोगनी मेज की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया। जैसे ही गया ने सिंडी को धीरे से मेज पर लिटाया, एलिडर ने हवा में प्रतीकों को जादू से उड़ा दिया, सिंडी को एक सुरक्षात्मक सुनहरे ऊर्जा कवच में ढक दिया। यह क्या है? गया ने ढाल के बाहर से पूछा। बस एक एहतियात, एलिडर ने रहस्यमयी ढंग से उत्तर दिया। उसके शब्दों ने एक गहरे अर्थ की ओर संकेत किया। ढाल को सिंडी की आत्मा को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। यदि उसे ठीक करने के उनके प्रयास विफल हो जाते, यह उसकी मृत्यु को नहीं रोकेगा लेकिन एक सीमित समय के लिए ढाल के भीतर उसकी आत्मा को सुरक्षित रखेगा, जो अंतिम उपाय और सुरक्षा उपाय के रूप में काम करेगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। कृपया माँ को मत बताना, वह घबरा जाएगी और मुझे फिर कभी प्रशिक्षण नहीं लेने देगी, सिंडी ने विनती की। उसके शब्दों ने गया की अंतरात्मा पर भारी असर डाला। यह उसका प्रभाव था जिसने सिंडी को खुद की तरह एक लड़ाकू बनने के लिए प्रेरित किया था। मुझे उसे उन घृणित चीजों के साथ प्रशिक्षण नहीं लेने देना चाहिए था, गया ने बुदबुदाया। उसके विचारों में आत्मदोष घुस रहा था। उसे कभी भी आत्मघृणा पसंद नहीं थी, एलिडर ने टिप्पणी की, क्योंकि वह स्क्रॉल और पुस्तकों के माध्यम से खोज जारी रखता था। ठीक है, वह यहाँ नहीं है ना? उसने सब कुछ मेरे कंधों पर डाल दिया और जाने क्या करने चला गया। गया ने अपनी हताशा और लाचारी जाहिर की, माइकल को उसकी अनुपस्थिति में डांटते हुए। वह इसलिए चला गया क्योंकि उसे हम पर भरोसा है कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, और अगर मैं इस बारे में सही हूं तो हम उससे फिर से संपर्क करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं, एलिडर ने शांति से जवाब दिया, जिससे गया हैरान रह गया। तुम क्या छिपा रहे हो, एलिडर? गया ने सख्त लहजे में पूछा। नेक्रोमेंसी के देवता, एलिडर ने जवाब दिया जब वह गया के पास पहुंचा। उसके हाथ में कई रून खुदे हुए कांच का गोला था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गया ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। देखो, ये वह गोला है जिसे आर्या ने केथेन मंदिर से चुराया था। यह एक मंदिर था जहां संरक्षकों ने अपने शिविर स्थापित किए थे। फोरक्रक्स का मंदिर, एलिडर ने बताया। उसका स्वर बहुत गंभीर था।
गाया ने एलिडर की केथेन से एक कलाकृति चुराने में एरिया और सैडी के साथ भागीदारी को याद किया। वह एलिडर के निर्णय पर भरोसा करती थी और आमतौर पर ऐसे कार्यों को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित नहीं करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कलाकृति नेक्रोमेंसी के देवता से जुड़ी होगी। जब से स्वर्गदूत हर जगह दिखाई देने लगे हैं, मैं हमारे चारों ओर अजीब विसंगतियों को महसूस कर रहा हूँ। उन विसंगतियों में से एक मैंने मरे हुए लोगों के भीतर पाया, एलिडर ने जारी रखा, माइकल के जाने के बाद से प्राचीन कलाकृतियों में अपनी बढ़ती रुचि को प्रकट करते हुए। आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप किस विसंगति की बात कर रहे हैं? गया ने स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाला। एलिडर ने विस्तार से बताया, ये तब हुआ जब दुल्हन ने स्काई हॉल को सूचित किए बिना नेदर रियल्म के लिए एक पोर्टल खोलने में मेरी मदद मांगी। शुरू में ये हमारे पोर्टल के साथ एक सीधा काम होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने नेदर रियल्म के लिए रूनों को उकेरा तो इस क्षेत्र में रून अनियमित रूप से व्यवहार करने लगे। इन टेलीपोर्टेशन रूनों में असामान्य ऊर्जाओं को पकड़ने की क्षमता है। उस दिन मैंने जो महसूस किया वह एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा थी, जो डार्क लॉर्ड से निकलने वाली ऊर्जा की तरह थी। उन्होंने आगे कहा, यह एक देवता की ऊर्जा थी जो एक उछाल की तरह नेदर रियल्म में प्रवेश कर रही थी। तब से मुझे पूरे एलोन महाद्वीप से अंतरिक्ष विकृतियों की रिपोर्ट मिली हैं। गया की अभिव्यक्ति गहरी हो गई क्योंकि वह ध्यान से सुन रही थी। आपने अभी भी यह नहीं समझाया है कि यह सब कैसे एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा मेरी सिंडी को काटने से जुड़ा है, उसने गुर्राते हुए कहा। उसका धैर्य खत्म हो रहा था। मैंने इन विकृतियों से हमारे प्रशिक्षण मैदान की सुरक्षा के लिए उपाय किए और मुझे विश्वास था कि मेरे रून मरे हुओं को नेदर रियल्म की ऊर्जा से प्रभावित होने से बचाएंगे। हालांकि जब मैंने एक मरे हुए को सिंडी को काटते हुए देखा, उससे ठीक पहले मैंने प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर रून को चमकते हुए देखा। उसी क्षण इस ओब से भी हल्की चमक निकलने लगी, एलिडर ने धीरे धीरे ओब को पकड़े हुए सिंडी के पास पहुंचते हुए बताया। जैसे ही वह सिंडी के करीब गया, गया ने ओब के भीतर से एक सूक्ष्म जैड हरे रंग की चमक निकलती देखी। एक नज़र डालें। फोरक्रक्स के एक प्राचीन मंदिर में हमें जो ओब मिला था, वह इन विसंगतियों पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकता था अगर यह किसी तरह नेक्रोमेंसी के देवता से जुड़ा न हो? एलिडर ने आगे कहा, मैंने इस बारे में नित्रोएल से भी सलाह ली और उसने पुष्टि की कि नेदर रियल्म में वास्तव में फोरक्रक्स की ऊर्जा है। पिछले डार्क लॉर्ड द्वारा देवताओं को नश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने से पहले फोरक्रक्स ने वहां अपने अनुष्ठान किए थे। यही कारण है कि नेदर रियल्म में मरे हुए लोग रहते हैं और यह सभी मरे हुए लोगों का स्रोत है। एलिडर के स्पष्टीकरण ने गया को गहन चिंतन में डाल दिया। उसका मन इस रहस्योद्घाटन के निहितार्थों को एक साथ जोड़ने के लिए दौड़ रहा था। इस गोले को देखो, एलिडर ने सिंडी के ऊपर गोला रखते हुए कहा। गया को आश्चर्य हुआ कि सिंसीड की गर्दन पर काटने के निशान से धीरे धीरे एक मंद हरी रोशनी निकल रही थी। रहस्यमयी गोले के पास सुरक्षात्मक ढाल की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए गया और एलिडर सिंडी के शरीर में अजीबोगरीब हरी रेखाएं देख सकते थे। उनका ध्यान उस छोटी लड़की पर केंद्रित था जिसने अचानक अपना सिर झुकाया और ढाल के भीतर से उन्हें देखा। तुम मूर्ख नश्वर हो, सिंडी से एक दुष्ट और डरावनी आवाज निकली। उसकी एक बार नीली आंखें अब हरे रंग की एक भयानक छाया में चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक बिल्कुल अलग स्वर था। ये स्पष्ट था कि किसी और ने या किसी और चीज ने सिंडी के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। तुम मेरी अनुमति के बिना मेरी शक्तियों का दोहन कर रहे हो। ये काफी समय से चल रहा है। सिंडी धीरे से उठी, उसका हाथ सुनहरी ढाल पर टिका हुआ था। उसने अपना सिर झुकाया, गाया और एलिडर को बेचैन करने वाली ठंडक के साथ देखा। तुम कौन हो? एलिडर ने पूछा, जबकि गाया ने अपनी तलवार निकालने के लिए अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। तुम मुझे ज़रील, फोरक्रक्स का रीपर कह सकते हो। फोरक्रक्स देवता की सेवा में रीपर्स में से एक, ज़ारील के अचानक उभरने से वे सभी बहुत परेशान हो गए। कुछ देवताओं द्वारा स्वर्गदूतों के बजाय रीपर्स को नियुक्त करने के पीछे एक उद्देश्य था, और नेक्रोमेंसी का देवता उन देवताओं में से एक था जिसने ज़ारील को सिंडी के शरीर पर नियंत्रण करने के लिए आदर्श इकाई बना दिया। तुम क्या हो? जवाब मांगते समय गया की आवाज़ गुस्से और घबराहट के मिश्रण से डगमगा गई। क्या मुझे खुद को दोहराना होगा, कुतिया? मैं ज़ारील हूँ, नेक्रोमेंसी के देवता, फोरक्रक्स की सेवा में एक रीपर। ज़ारील के डरावने शब्द सिंडी के मुंह से गूंज उठे। सिंडी की एक बार की मासूम नीली आंखें पीले रंग की एक खतरनाक छाया में बदल गई थीं और उसकी त्वचा से एक अशुभ हरा धुंध निकल रहा था। कृपया उसे छोड़ दें, उसके शरीर को छोड़ दें, एलिडर ने विनती की। उसकी आवाज़ हताशा से भरी हुई थी। तुम मरे हुए लोगों को बनाने के लिए मेरी शक्ति का उपयोग कर रहे हो, फिर भी जब मैं इस तुच्छ बर्तन का उपयोग करता हूं तो तुम विरोध करते हो। क्या पाखंड है? ज़ीरियल ने व्यंग्य किया। उसे जाने दो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, गया ने गुर्राहट के साथ कहा, लेकिन उसकी मांगों ने ज़ीरियल की भयावह हंसी को और भड़का दिया। मैं ठीक से जानता हूं कि तुम कौन हो। मुझे तुम्हारे हर रहस्य का ज्ञान है, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे अंधेरे के देवता ने अपनी मृत्यु का नाटक किया और देवताओं के दायरे में चढ़ गए। ज़ीरियल ने टिप्पणी की, उनके शब्दों में द्वेष था। सिंडी,
जो कभी एक प्यारी बच्ची थी, जीरियल की उपस्थिति से अंधेरे के बर्तन में बदल गई, जो उसकी अस्थिर उपस्थिति में प्रकट हुई। पीली आंखें, एक हरा आभा और एक हानिकारक गंध। मैं मरे हुए लोगों के माध्यम से तुम्हें देख रहा हूँ। वे मेरी शक्ति से गढ़े गए हैं, उनमें से प्रत्येक को मेरा जासूस बना रहे हैं, जीरियल ने द्वेषपूर्ण ढंग से कहा। तुम क्या चाहते हो? एलिडिर ने पूछा, ये पहचानते हुए कि गया के क्रोध में उसकी बुद्धि को दबाने की क्षमता थी। उसे राहत मिली कि डार्क क्वीन ने अब तक खुद को संयमित किया था, जिससे उसकी बुद्धि को हावी होने दिया गया। इस दुनिया में हर कोई जो चाहता है और जिसकी मैं लालसा करता हूँ, वह है आज़ादी, जरील ने जवाब दिया। मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं नेदर क्षेत्र में अपनी जेल से मुक्त होना चाहता हूं और तुम उसे सुगम बनाने जा रहे हो। यदि तुम असफल हो जाते हो तो इस बच्चे को अलविदा कह दो, जरील ने घोषणा की। इससे पहले कि गया और एलिडिर प्रतिक्रिया कर पाते, जरील ने सिंडी की बाहों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे उसे अपना चेहरा खरोंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुको! खरोंच से खून टपकने पर गया ने डर कर चिल्लाया। सिंडी के शरीर में रहने वाली जरील ने केवल हंसी। यदि इस बच्चे का जीवन तुम्हारे लिए मूल्यवान नहीं है, तो समझो कि मैं तुम्हारे कर्मों का हर विवरण जानता हूँ। मुझे फोरक्रक्स को अंधेरे के देवता की रिपोर्ट करने में बस कुछ ही क्षण लगेंगे। अगर वह आपके डार्क लॉर्ड से व्यक्तिगत रूप से नहीं निपटता, तो वह उस पर पूरे पैंथियन को छोड़ देगा। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, अब है न? जारियल ने पूछा, जिससे गया और एलिडिर के पास अवज्ञा के लिए कोई जगह नहीं बची। अब नेदर क्षेत्र में मेरी जेल का पता लगाने के लिए आपने जो कलाकृति खोजी है उसका उपयोग करें। जल्दी करो, समय निकल रहा है, खास तौर पर इस बच्चे के लिए, जीरियल ने उन्हें भगाते हुए आदेश दिया। लेकिन गया और एलिडिर सदमे और असहायता में जड़वत बने रहे। मैंने कहा जाओ, जीरियल ने दहाड़ लगाई, जिससे सिंडी को ढंकने वाली सुनहरी ढाल में दरारें दिखाई देने लगीं। फिर उसने उसका हाथ उठाया और उसे मोड़ दिया, जिससे वह एक भयानक झटके से टूट गई। नहीं! एलिडिर चिल्लाया, कृपया उसे चोट न पहुंचाएं। गया ने विनती की, लेकिन जीरियल ने केवल हंसा, जिससे सिंडी का हाथ विचित्र रूप से विकृत हो गया। हम जा रहे हैं। एलिडिर ने गया का हाथ पकड़ा और उसे हॉल से बाहर ले गया। जब वे हॉल से बाहर निकले तो गया ने दीवार पर मुक्का मारकर अपना गुस्सा निकाला, जिससे वह ढह गई। मैं उसे मारने जा रहा हूँ। उसे चीर दूंगा। आह! गया ने दहाड़ लगाई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। हमें वही करना चाहिए जो वह कहता है, डार्क रानी, एलिडिर ने सलाह दी। ये गोला! एलिडिर ने अपने हाथों में कांच के गोले की जांच की। क्या इसने उसे जगा दिया? एलिडिर ने सावधानी से पूछा। गया ने अपनी भयंकर निगाह एलिडिर पर डाली। वह सोच में पड़ गई कि क्या एलिडिर द्वारा गोला खोदने से सिंडी पर जारियल का कब्जा हो गया है। गया की चमक की तीव्रता को महसूस करते हुए एलिडिर ने सहज रूप से एक कदम पीछे हट लिया। हालांकि एक टेलीपोर्टेशन भंवर पास में ही प्रकट हुआ, जिसने एलिडिर को गया के क्रोध से बचा लिया। गया, सिंडी को क्या हुआ? मुझे उसे देखने दो। ओलिविया पोर्टल से बाहर आए, उसका चेहरा घबराहट और चिंता से भरा हुआ था। अंदर मत जाओ, एलिडिर ने ओलिविया को रोका। रिकी और डैनियल उसके पीछे पीछे भंवर से बाहर निकलते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। क्यों? अज़ाज़ेल ने कहा कि वह यहाँ है। वह कहाँ है? ओलिविया ने उत्सुकता से पूछा। क्या हुआ? ओलिविया की नज़र टूटी दीवारों से हटकर गया की आंखों में हत्या के इरादे और एलिडिर की आवाज़ में चिंता पर चली गई। वह सबसे बुरा सोचते हुए डर से भर गई। सिंडी पर फोरक्रक्स के रीपर का कब्जा है, जो नेक्रोमेंसी का देवता है, एलिडिर ने खुलासा किया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एलिडिर के शब्दों पर डैनियल और रिकी कांप उठे, जबकि ओलिविया अविश्वास में खड़ी रही। कब्जा है, रीपर का स्पष्टीकरण मांगते हुए ओलिविया की भौहें गहरी हो गईं। मरे हुए व्यक्ति का काटना सिंडी पर कब्जा करने के लिए जरील द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि थी। वह नेदर क्षेत्र में मरे हुए लोगों के माध्यम से हमारी निगरानी कर रहा है, एलिडिर ने समझाया, ये समझते हुए कि गया स्पष्टीकरण देने के मूड में नहीं था। जरील, क्या ये रीपर का नाम है? ओलिविया ने पूछा। वह पाताल लोक के सभी प्राणियों का मूल भी है। वह दावा करता है कि हमें उसे वहां की जेल से मुक्त करने की आवश्यकता है, अन्यथा वह सिंडी को मार देगा, एलिडिर ने स्पष्ट किया। मुझे उसे देखने दो, ओलिविया ने सदमे में जोर दिया। हालांकि उसे एलिडिर के शब्दों पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन उसे सिंडी को खुद देखने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि एलिडिर ने उसे रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। नहीं, अगर आप वहां जाते हैं तो वह सिंडी को नुकसान पहुंचाएगा, एलिडिर ने चेतावनी दी। फिर हमें उसे वहां के स्पाइडर्स के माध्यम से देखना चाहिए, रिकी ने अपने शुरुआती सदमे से बाहर आते हुए एक समाधान सुझाया। गया, ओलिविया उसकी ओर मुड़ी, चुपचाप उसकी सहायता की याचना की। जवाब में गया ने अपनी कलाई को हिलाया, अपने हाथ में एक दर्पण बुलाया। अज़ाज़ेल, मेरे कार्यक्षेत्र से फीड को डार्क क्वीन के दर्पण तक पहुंचाओ, एलिडिर ने ईयरपीस के माध्यम से अज़ाज़ेल को निर्देश दिया। नहीं, मैं नहीं कर सकता, लॉर्ड एलिडिर, अज़ाज़ेल की आवाज़ में भारी गंभीरता थी।
तुम्हारा क्या मतलब है, तुम नहीं कर सकते? एलिडर ने उलझन भरी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह कहता है कि जासूसी करना गलत है और उसने सिंडी को और अधिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। एलिडर ने अज़ाज़ल के गंभीर संदेश को व्यक्त किया। ये स्पष्ट था कि अज़ाज़ल ने स्पाइडर्स के माध्यम से कार्यस्थल के भीतर होने वाली घटनाओं को देखा था। हालांकि ज़ारियल स्पाइडर्स के बारे में अच्छी तरह से जानता था और उसने उनकी निगरानी के प्रयासों का पता लगाने पर सिंडी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। क्या हो रहा है? ओलिविया ने पूछा और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे पता है, ज़ारियल स्पाइडर्स के बारे में जानता है और उसने सिंडी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है अगर हम उस पर जासूसी करने का प्रयास करते हैं, एलिडर ने समझाया, जिससे सभी और भी अधिक चिंतित और चकित हो गए। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमें डार्क लॉर्ड से संपर्क करने का कोई रास्ता खोजना होगा। ओलिविया घबरा गई, लेकिन गया ने जोर से अपना सिर हिलाया। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह अपने भगवान को डार्क लॉर्ड के जीवित रहने की सूचना देगा, जिससे पूरा देवगण उसे देवताओं के राज्य में खोजने के लिए ले जाएगा। हम उसे देवताओं के राज्य में खतरे में नहीं डाल सकते। उसे भी इससे निपटने की जरूरत नहीं है, गया ने तर्क दिया। उसके पति की सुरक्षा के लिए उसकी चिंता स्पष्ट थी। तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं? हम किसी व्यक्ति या चीज को अपनी सिंडी पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम रायलीन से क्या कहेंगे? ओलिविया ने चिंतित स्वर में पूछा। हम वही करेंगे जो वह कहेगा और रायलीन से ये सब तब तक छिपाएंगे जब तक हम अपनी सिंडी को वापस नहीं ले लेते, गया ने सख्ती से जवाब दिया। उसके स्वर में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम दोनों यहीं रहो, अगर वह हमसे संपर्क करता है, उसने रिकी और डैनियल को निर्देश दिया। हालांकि वे डरे हुए थे, उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजे के ठीक बाहर सतर्क गार्ड के रूप में खड़े हो गए। गया ने फिर अज़ाज़ेल से संपर्क किया, जिसने संयमित रक्तपात के स्वर में जवाब दिया। डार्क क्वीन, क्या मैं आपकी सहायता के लिए कुछ कर सकता हूँ? अज़ाज़ेल ने पूछा। हाँ, नित्रोएल के साथ एक आपातकालीन बैठक की व्यवस्था करें। हमें इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि हम किससे निपट रहे हैं। वह शायद एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो ज़ारिल के बारे में जानकारी दे सकती है, गया ने मीटिंग हॉल में जाने से पहले निर्देश दिया। हॉल की अपनी यात्रा के दौरान गया चुप रही, एलिडर से एक शब्द भी नहीं बोला। उनके आगमन पर उनका स्वागत एक अलंकृत सुनहरे दरवाजे से हुआ जिसमें जटिल डिज़ाइन थे। इसे खोलने पर उन्होंने खुद को एक कमरे में पाया जिसमें एक गोलाकार संगमरमर की मेज और एक दीवार पर एक बड़ा दर्पण सजा हुआ था। मैंने तुमसे कहा था कि यह हमारे मिलने का सही समय नहीं है, गया। नित्रोएल का चेहरा दर्पण में दिखाई दिया। शिकार की देवी और गोंडोलिन की महारानी हमेशा की तरह राजसी दिखाई दी। उनके सुनहरे बाल लहरा रहे थे और उनके शाही नीले वस्त्र उनकी महिमा में चार चांद लगा रहे थे। यह महत्वपूर्ण है, नित्रोएल, गया ने जोर देकर कहा। डार्क लॉर्ड की पत्नी के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए नित्रोएल ने गया को सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग करने के बजाय नाम से संबोधित करने की अनुमति दी। ये बेहतर होगा, मैं बौनों के साथ युद्ध के बीच में हूँ, नित्रोएल ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट का एक निशान देखा जा सकता था। तुम ज़ारिल के बारे में क्या जानते हो? गया ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। ज़ारिल नाम सुनते ही नित्रोएल का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी भौं गहरी सिकुड़ गई और उसकी आंखों में एक स्पष्ट बेचैनी दिखाई दी, जैसे कि उसने एक ऐसा नाम सुना हो जिसे वह कभी नहीं सुनना चाहती थी। तुम जो भी सोच रहे हो उसे छोड़ दो, जितना हो सके उस रीपर से दूर रहो, नित्रोएल ने सख्ती से चेतावनी दी। शिकार की देवी होने के बावजूद वह ज़ीरियल के नाम से स्पष्ट रूप से परेशान दिखी। इस प्रतिक्रिया ने सिंडी के भाग्य के बारे में गया और एलिडर की बेचैनी को और गहरा कर दिया। उसने सिंडी को अपने कब्जे में ले लिया है, नित्रोएल, गया ने समझाया। उसकी आवाज़ भावनाओं से लड़खड़ा रही थी। बेवकूफ़, नित्रोएल ने चिल्लाया। उसकी शक्तिशाली आवाज़ से दीवार पर लगे दर्पण में दरार पड़ गई, जिससे कई दरारें बन गईं जो टूट नहीं पाईं। मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि तुमने ऐसा कैसे होने दिया। तुम्हें इस बात की कोई समझ नहीं है कि वह कितनी भयावहताएं करने में सक्षम है। डार्क लॉर्ड के बिना तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि आपने उसे कहीं तो रखा है, नित्रोएल ने विनती की। उसकी आवाज़ में तत्परता का भार था। वह चाहता है कि हम उसे नेदर रियल में उसके पिंजरे से मुक्त कर दें, एलिडर ने खुलासा किया। नहीं, नित्रोएल की दहाड़ एक बार फिर गूंजी। कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं कि उन्हें दफन कर दिया जाए, अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में छिपा दिया जाए, नित्रोएल ने गंभीरता के स्वर में कहा। उसकी निगाह दृढ़ थी, जो उनकी दुविधा की गंभीरता पर जोर दे रही थी। ये स्पष्ट था कि वह ज़ीरियल के साथ एक गहरी और अस्थिर परिचित थी। गया और एलिडर ने चिंतित नज़रों का आदान प्रदान किया, यह महसूस करते हुए कि उनकी स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। यदि आप उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो सैकड़ों मासूम बच्चे और लोग पीड़ित होंगे और मरेंगे, नित्रोएल ने जारी रखा। उसकी आवाज़ में पीड़ा थी। आप उस राक्षस को मुक्त करके सिंडी को नहीं बचा सकते। कभी कभी सैकड़ों और बच्चों को ऐसी स्थिति में रहने देने से बेहतर है कि एक बच्चे को मरने दिया जाए।
भाड़ में जाओ, मैं सिंडी को मरने नहीं दूंगा, लाखों सालों में भी नहीं। मैं उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, और अगर इसका मतलब है कि उसे छुड़ाना है तो मैं तुम्हारी मदद से या बिना तुम्हारी मदद के ऐसा करूंगा, गया ने दृढ़ता से घोषणा की। नित्रोएल समझ गया कि गया अपने दृढ़ निश्चय में अडिग है और उसे अन्यथा मनाने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। हमें इस पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब मैं ज़रील और उस भगवान के बारे में और अधिक जानकारी साझा करूंगा जिसकी वह कभी सेवा करता था, तो मैं तुम्हें कारण समझा पाऊंगा। नित्रोएल ने फोरक्रक्स के प्रति ज़रील की पिछली निष्ठा पर जोर देते हुए कहा। ज़रील की कैद के इर्द गिर्द एक रहस्य छिपा हुआ था और गया नित्रोएल के रहस्योद्घाटन के माध्यम से इसे उजागर करने वाला था। देवताओं के राज्य में ईडन के बगीचे में दुस्साहसिक डकैती के 15 दिन बीत चुके थे। बरूग और उसके गुर्गों को पूरी तरह से पीटने के बाद माइकल ने अपने दल के सुरक्षित बाहर निकलने को सुनिश्चित किया और फिर चोरी की गई कीमिया की वस्तुओं को मूल्यवान गोलियों और औषधियों में बदल दिया। उस पल उसने खुद को एक शानदार रेस्तरां में बैठा पाया जो अपने स्वादिष्ट ऑक व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। जब माइकल ने शानदार शहद चमकीले चिकन का एक निवाला चखा तो एक महिला ऑक नौकरानी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसकी मेज पर आई। वह उसके चारों ओर आत्मविश्वास से भरे माहौल की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। शहद चिकन कैसा है, सर? उसने विनम्रता से पूछा। माइकल, उसकी आकर्षक मुस्कान ने ऑक युवती को मोहित कर लिया। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये शानदार है, बिल्कुल आनंददायक है, उसने सच्ची प्रशंसा के साथ उत्तर दिया। रेस्तरां अपने आप में भव्यता की एक उत्कृष्ट कृति थी जिसमें दीवारों पर लकड़ी की नक्काशी की गई थी। नर्म मंद रोशनी एक गर्म माहौल बना रही थी और हरियाली एक प्राकृतिक स्पर्श प्रदान कर रही थी। नौकरानियां और वेटर टेबलों के बीच शान से चल रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि इस परिष्कृत प्रतिष्ठान में हर अतिथि को त्रुटिहीन सेवा मिले। ऑक नौकरानी ने अपना पूरा ध्यान एकाग्र करते हुए विनम्र लहजे में पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए, सर? इससे पहले कि माइकल जवाब दे पाता, उसकी तीखी आंखों ने दो आकृतियों को अपनी मेज की ओर आते देखा। दोनों ने अपने चेहरे को छुपाने वाले हुड पहने हुए थे। वे कोई और नहीं बल्कि एल्मर और विलिनियस थे। माइकल ने अपना शांत स्वभाव बनाए रखा। ऑक नौकरानी को सिर हिलाया। हाँ, कृपया, मुझे इस बेहतरीन हनी चिकन की 2 और प्लेटें और आपके प्रसिद्ध ठंडे सेब के जूस का 1 गिलास चाहिए, उसने आदेश दिया। ऑक नौकरानी ने सिर हिलाकर उसके अनुरोध को स्वीकार किया। उसकी हरी चमड़ी वाली विशेषताएं एक विनम्र व्यवहार को दर्शाती थीं। जैसा कि उसने कहा, बेशक सर, मैं इसे तुरंत लाऊंगी। जब वह जाने के लिए मुड़ी तो माइकल ने एल्मर और विलिनियस को उसके सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। मेरे साथ आओ, माइकल ने उन्हें आमंत्रित किया। उसके होठों पर एक गुप्त मुस्कान नाच रही थी। विलिनियस, माइकल ने शुरू किया, उसकी आवाज़ प्रत्याशा से भरी हुई थी, मुझे आशा है कि तुम मुझे डकैती से मेरा हिस्सा ला चुके हो। विलिनियस ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी क्योंकि उसने माइकल की ओर टेबल पर एक चांदी की स्पेस रिंग सरका दी थी। अपनी आंखों में संतुष्टि की चमक के साथ विलिनियस ने समझाया, मैंने काले बाजार में उन सभी गोलियों और औषधियों को बेच दिया है। हमने पूरी लूट से 3 मिलियन सोने के सिक्के कमाए। माइकल ने प्रभावित होकर एक भान उठाए। अच्छा काम। और अंडरवर्ल्ड, विलिनियस के बॉस, जिनसे वह कभी नहीं मिला था, को 20% की कटौती ने माइकल को गलत तरीके से परेशान किया। हालांकि यह एक अनावश्यक लड़ाई से बचने के लिए एक आवश्यक भुगतान था। यदि माइकल अधिक शक्तिशाली होता तो वह उन्हें भुगतान करने से इनकार कर सकता था, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं था इसलिए माइकल को नुकसान सहना पड़ा। आप जानते हैं कि यह क्या है, विलिनियस ने उत्तर दिया। हमेशा की तरह 20% ऊपर से। ये 600,000 सोने के सिक्के हैं। माइकल ने जल्दी से गणना की। तो हमारे पास 2,400,000 सोने के सिक्के बचे हैं। हमारे दल और गिरोह के बाकी लोगों का क्या? विलिनियस ने झुककर फुसफुसाया, कुल का 30% जो 900,000 सोने के सिक्के हैं, आपके लिए उस चांदी की अंगूठी में छिपा दिया गया है। बाकी, एल्मर, हमारे दल और गिरोह के बाकी लोगों के बीच साझा किया गया। माइकल मुस्कुराया, उसकी उंगलियां अंगूठी के किनारे को छू रही थीं। बहुत बढ़िया काम, विलिनियस, तुमने अपनी मेहनत की कमाई कर ली है। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसके चेहरे पर हल्की जलन के भाव थे। मुझे ये पसंद नहीं है कि 20% अंडरवर्ल्ड और तुम्हारे उन गुप्त मालिकों के पास जाए, विलिनियस, लेकिन हम अभी के लिए इसे छोड़ देंगे। विलिनियस ने सहमति में सिर हिलाया। कभी कभी शांति बनाए रखना बेहतर होता है, बॉस। माइकल ने अपना ध्यान एल्मर की ओर लगाया। बरूक के बारे में क्या उसने तुम्हें कोई परेशानी दी? एल्मर ने झुककर कहा, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। पूरी ईडन गार्डन सेना तुम्हें खोज रही है, बॉस। इस तरह खुले में उनकी नाक के नीचे रहना खतरनाक है। चिंता मत करो, एल्मर, ईडन गार्डन अपने इलाके को छोड़कर हर जगह देखेगा। वे मान लेंगे कि हम राज्य से भाग गए हैं। मेरे दोस्त, खुले में छिपना बेहतर है। माइकल ने धीरे से ठहाका लगाया, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी।
माइकल ने झुककर कहा, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। अब ध्यान से सुनो, मुझे कुछ हफ्तों के लिए डुरान छोड़ना है। जब तक मैं दूर हूँ कुछ भी मत करना। चुपचाप रहो और अपना सिर नीचे रखो। चून की फसल का त्योहार खत्म होने वाला है, इसलिए शहर में मत आना जब तक कि तुम पकड़े नहीं जाना चाहते। जल्द ही मैं तुम दोनों से एक और डकैती के लिए संपर्क करूंगा। एल्मर ने भौहें उठाईं। क्या तुम उस जगह की जांच करने जा रहे हो? माइकल के होठों पर एक धूर्त मुस्कान खेली। अच्छा अनुमान है। इस बार हमारा लक्ष्य क्या है? विलेनियस ने पूछा, उसकी आवाज़ में उत्साह और सावधानी दोनों झलक रहे थे। माइकल की हाल ही में हुई सफल डकैती ने विलेनियस को विस्मय में डाल दिया था, जिससे वह माइकल को एक सुनहरा हंस मानने लगा था। माइकल की प्रतिक्रिया रहस्यमय थी। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। विलेनियस अपना ध्यान वापस एल्मर की ओर मोड़ते हुए माइकल ने कहा, एल्मर, मैं चाहता हूं कि तुम सेराफिन क्रिस्टल के बारे में सब कुछ पता करो। मैंने सुना है कि राज्य में सेराफिन का एक मंदिर है, इसलिए मैं वहां देखना शुरू करूंगा। सेराफिन के बारे में माइकल के अनुरोध को सुनकर एल्मर की भौहें सिकुड़ गईं। सूचना की देवी का देवताओं के समूह में महत्वपूर्ण महत्व था, जो अपने भक्तों के विशाल नेटवर्क और साल में 1 या 2 बार उनसे मिलने की अपनी दुर्लभ प्रथा के लिए जानी जाती थी। सेराफिन क्रिस्टल, तुम उन्हें लूटने की योजना नहीं बना रहे हो, है न? विल्नियस ने चौंक कर फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में बड़बड़ाहट की आवाज़ नहीं थी। ईडन गार्डन से चोरी करना एक बात है, लेकिन देवी की संपत्ति चुराना, यह आत्महत्या करने जैसा है। विल्नियस ने अपने डर को दबाते हुए कहा। माइकल विल्नियस की आंखों में तीव्र भय देख सकता था। विल्नियस जैसा क्रूर व्यक्ति भी देवी के सामान को चुराने की कोशिश करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। विल्नियस के हाव भाव को देखते हुए अगर माइकल ने उसे और आगे धकेला तो विल्नियस या तो मौत से लड़ सकता था या भाग लेने से साफ इनकार कर सकता था। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। आप भाग्यशाली हैं कि हम सार्वजनिक स्थान पर हैं, अन्यथा मैं आपकी बेवकूफ़ी को पीट देता। माइकल ने धमकी दी। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। लेकिन इससे पहले कि विल्नियस जवाब दे पाता, ऑकिश वेट्रेस उनके पास आ गई। उसके पास सुनहरे शहद वाले चिकन की 2 प्लेटें थीं। ये लीजिए मेरे प्रभु, उसने कहा। क्या आप कुछ और आजमाना चाहेंगे? उसने पूछा। हालांकि माइकल ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, कृपया हमें बिल लाकर दो, उसने अनुरोध किया। बस मुझे 1 मिनट दो, वेट्रेस ने बिल तैयार करने के लिए जाने से पहले जवाब दिया। मैंने केवल उन क्रिस्टल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था, उन्हें चुराने के लिए नहीं, माइकल ने स्पष्ट किया। उसके शब्दों को सुनकर एल्मर और विलेनियस राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। एल्मर, आपको उन क्रिस्टल और मंदिर के बारे में सब कुछ सीखना है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करो, चोरी मत करो। वेट्रेस के बिल लेकर लौटने से पहले माइकल ने निर्देश दिया। उसने उसे धीरे से टेबल पर रखा और माइकल की तरफ देखा। ये रहा आपका बिल, मेरे स्वामी। माइकल ने बिल के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर एल्मर और विलेनियस की तरफ इशारा किया। वास्तव में, क्या आप इसे उन्हें दे सकते हैं? विलेनियस ने माइकल के अनुरोध पर भौहें सिकुड़ीं, स्पष्ट रूप से इस विचार से खुश नहीं था। कोई चिंता नहीं, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह उन पर है, उसने वेट्रेस से कहा। विलेनियस ने आह भरी और अनिच्छा से सोने के सिक्कों की एक थैली ऑकिश वेट्रेस को सौंप दी। उसने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए थैली ली और उनका बिल चुकाने के लिए काउंटर की ओर चली गई। जब उसने वेट्रेस को उनके सोने के सिक्के लेकर जाते देखा तो विलेनियस अपनी झुंझलाहट को छिपा नहीं सका। उसकी नज़र माइकल पर तीखे तीर चला रही थी। उसे अपने भीतर एक जलता हुआ गुस्सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अभी अभी एक सफल डकैती पूरी की थी, और भले ही जॉन ने एक अच्छी खासी रकम अर्जित की थी, इतनी रकम के बावजूद उसने रेस्तरां का बिल चुकाने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि उसने खुद जो खाया था उसका भी नहीं। विल्नियस के दिमाग में ये सिद्धांत का मामला था। उन्होंने अपनी कमाई के हिस्से के लिए कड़ी मेहनत की थी, और कम से कम यह उम्मीद की जा रही थी कि माइकल उन्हें इतना सब कुछ करने के बाद खाना खिलाएगा। फिर भी वे न केवल अपने खाने का खर्च उठा रहे थे, बल्कि उस खाने का खर्च भी उठा रहे थे जिसका उन्होंने ऑर्डर भी नहीं किया था। विल्नियस को इस बात से नफरत थी कि उसका फायदा उठाया जा रहा है, खासकर तब जब उन्होंने डकैती में जो जोखिम उठाया था। जब वह चली गई तो माइकल ने झुककर कहा, उसकी आवाज़ धीमी थी। मैंने जो कहा उसे मत भूलना, तुम दोनों। मैं जल्द ही तुमसे संपर्क करूंगा। माइकल ने खड़े होते ही विल्नियस के सिर पर थपथपाया। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। अपने ठंडे सेब के जूस का एक धीमा, जानबूझकर घूंट भरते हुए वह दुनिया की परवाह किए बिना रेस्तरां से बाहर चला गया, अपने साथियों को बिल चुकाने के लिए छोड़ दिया। माइकल के गायब होते ही विलेनियस अपनी हताशा को और अधिक नहीं रोक सका। क्या कमीना है, उसने अपनी सांसों में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ झुंझलाहट से भरी हुई थी। एल्मर, जो इस दृश्य को मजे से देख रहा था, विलेनियस की टिप्पणी पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यह एक ऐसी हंसी थी जिसने विलेनियस के गुस्से को और बढ़ा दिया। जैसे ही माइकल रेस्तरां से बाहर निकलकर भीड़ में गया, पिंक की आवाज़ उसके एयरपीस में गूंज उठी।
गिलरूट रनमास्टर्स गिल्ड में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पिंक ने उसे सूचित किया। नीलामी में अभी 15 दिन और बाकी हैं, घोस्ट। एक बार जब हम उस किताब को अपने हाथों में ले लेंगे तो हम आधिकारिक तौर पर रेनार की हत्या की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। माइकल चहल पहल भरी सड़कों पर चलता रहा, अपने सेब के जूस से आराम से घूंट लेता रहा और पिंक की अंतर्दृष्टि सुनता रहा। बहुत ज्यादा आश्वस्त मत हो, पिंक। हमें अभी भी पक्का पता नहीं है कि उस किताब में वह जानकारी है जिसकी हमें ज़रूरत है, माइकल ने चेतावनी दी। अगर उसके पास 3 बिलियन बैडेज पॉइंट्स का अपार भाग्य होता तो वह सिस्टम से ज़रूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता था। हालांकि उसके पास पॉइंट्स और उन्हें हासिल करने का त्वरित तरीका दोनों ही नहीं थे। इसलिए योजना थी कि बुद्धि की देवी सेशात के एक देवदूत द्वारा लिखी गई किताब को चुराया जाए। डैगन और डुरान के ओर्क्स को लगता है कि यह मूल्यवान है। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि इसमें भगवान को मारने के तरीके के बारे में जानकारी है। अन्यथा डैगन के गुर्गे इस पर अपना हाथ डालने के लिए इतने उत्सुक नहीं होंगे, पिंक ने समझाया, उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन यह ईडन गार्डन को लूटने जितना सीधा नहीं होगा। पुस्तक के नीलामीकर्ता दिव्य टावर्स इस दुनिया के सबसे दुर्जय गिल्ड में से एक हैं। उनके पास अत्याधुनिक रक्षा सरणी और सोल इग्निशन दायरे में कई कल्टीवेटर हैं। अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा तुम मरने के बराबर हो, पिंक ने माइकल को चेतावनी दी। आह, नीलामी, वे यादें वापस लाती हैं, माइकल ने गाया के साथ नश्वर क्षेत्र में भाग लेने वाली नीलामी को याद करते हुए कहा। ये आयोजन हमेशा साजिश से भरे होते थे और बेहद शक्तिशाली वस्तुओं को हासिल करने का मौका देते थे। माइकल आगामी नीलामी के बारे में उत्सुक था और पुस्तक चुराने की चुनौती के बारे में उत्साहित था। जब माइकल ने पिंक के साथ अपनी बातचीत जारी रखी तो वह पूरी तरह से चमचमाते सफ़ेद संगमरमर से बने एक शानदार टॉवर पर पहुंच गया। इमारत जटिल चमकदार रूनों से सजी थी। एक भव्य प्रवेश द्वार के ऊपर एक लकड़ी का चिन्ह गर्व से लटका हुआ था, जिस पर सुंदर लिपि में रून मास्टर्स गिल्ड लिखा था। माइकल गिल्ड बिल्डिंग की भव्यता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने धीरे से ठहाका लगाया और पिंक से कहा, ये रून मास्टर्स गिल्ड काफ़ी सुंदर लग रहा है न? पिंक की आवाज़ ने उसके ईयरपीस में तुरंत जवाब दिया, ये निश्चित रूप से है, घोस्ट। यह इस दुनिया की उन कुछ संरचनाओं में से एक है जो कल्पित बौने, ओर्क और बौनों के कौशल और शिल्प कौशल को एक साथ लाती हैं। सहयोग की शक्ति और साझा लक्ष्य का एक प्रमाण। माइकल ने गिल्ड के निर्माण के महत्व की सराहना करते हुए सहमति में सिर हिलाया। माइकल ने गिलरूट से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चलते हुए कहा, चलो गिलरूट और वेदोरा से मिलते हैं। अध्याय 1107 किंगडम ऑफ सेजेस पाया आए। उद्देश्य की भावना के साथ माइकल ने रनमास्टर्स गिल्ड में प्रवेश किया। अंदर एक विशाल हॉल था जिसमें ऊंची छतें थीं, जो संगमरमर की दीवारों पर उकेरे गए आकर्षक रूनों से सजी हुई थीं, जो एक नर्म अलौकिक चमक के साथ स्पंदित थीं। हॉल के केंद्र में ऑक के समूह मोटी किताबों के चारों ओर इकट्ठे हुए रूनिक जादू के बारे में गहन चर्चा में तल्लीन थे। जैसे ही वह अंदर गया, माइकल ने दीवारों पर लटके हुए चित्रों की एक श्रृंखला देखी। उन्होंने विभिन्न युगों के महान ऑक रून मास्टर्स को दर्शाया, साथ ही कुछ प्रतिष्ठित कल्पित बौने जिन्होंने गिल्ड के इतिहास में योगदान दिया था। प्रत्येक चित्र गिल्ड की समृद्ध विरासत और उसके पास मौजूद शक्तिशाली ज्ञान का प्रमाण था। कोई भी समय बर्बाद न करते हुए माइकल एक काउंटर के पास गया जहां तेज, बुद्धिमान आंखों वाली एक युवा महिला ऑक खड़ी थी। उसने विनम्रता से पूछा, मैं यहाँ रनमास्टर गिल्ड से मिलने आया हूँ। युवा ऑक, जिसकी नेम प्लेट पर ऐशका लिखा था, ने उत्सुकता से माइकल की ओर देखा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माइकल ने सहजता से उत्तर दिया, जॉन। ऐशका ने सिर हिलाया और उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। बहुत बढ़िया, यंग मास्टर जॉन। रनमास्टर गिलरूट दूसरी मंजिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी दाईं ओर की सीढ़ियां चढ़ें और आपको दालान के अंत में उनका कक्ष मिलेगा। माइकल ने सिर हिलाकर अपना आभार व्यक्त किया और गिलरूट और वेदोरा से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऐशका के निर्देशों का पालन किया। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर माइकल ने खुद को जटिल रूनों और डिजाइनों से सजे लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। अंदर आ जाओ, उसने दस्तक दी और अंदर से एक गहरी, गूंजती आवाज ने उसे अंदर आने का निर्देश दिया। दरवाज़ा खोलकर माइकल ने कक्ष में कदम रखा। यह एक कमरा था जिसमें स्क्रॉल और किताबें भरी हुई थीं और कोने में एक चिमनी थी। कक्ष के केंद्र में वेदोरा एक जेड टेबल के ऊपर खुद को सुंदर ढंग से लपेटे हुए था। टेबल के पीछे रनमास्टर गिलरूट बैठे थे। माइकल के प्रवेश करते ही उनकी पैनी निगाहें उन पर टिक गईं। गिलरूट ने गहरी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या आप ईडन गार्डन में हुई डकैती के बारे में कुछ जानते हैं? माइकल ने विनम्रतापूर्वक जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कंधे उचका दिए। ईडन गार्डन में डकैती? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उनका जवाब वाकई हैरान करने वाला लग रहा था, जैसे कि उन्हें इस क्षेत्र के प्रसिद्ध कीमिया अभयारण्य में हुई डकैती के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी।
बहुत समय लग गया, अयाग ने चुटकी लेते हुए कहा, जब उन्होंने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और माइकल के कंधे पर बैठ गए। हमने अपनी प्रजाति और कृत्रिम रूप से पाले गए हाइड्रा के बारे में बहुत कुछ सीखा, सबा ने कहा, उनका स्वर आशा और उत्साह से भरा था। माइकल ने सबा के छोटे से सिर को धीरे से हिलाया और फिर अपना ध्यान वापस गिलरूट की ओर मोड़ा। क्या सब कुछ तैयार है? माइकल ने पूछा। हाँ, मुझे पता है कि आपको ईडन गार्डन में क्या हुआ, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बस मामले में, गिलरूट ने संदेह से जवाब दिया। उसकी निगाह से पता चलता था कि उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि माइकल का हाल ही में हुई डकैती में कोई हाथ नहीं था। गिलरूट ने आगे कहा, पोर्टल गेट नीचे है। मैंने इसे सेजस्पायर में रनमास्टर्स गिल्ड के लिए एक प्रवेश द्वार खोलने के लिए स्थापित किया है। सेजस्पायर बुद्धि की देवी सेशात का डोमेन था। आप दिव्य टावर्स नीलामी में भाग ले रहे हैं, मुझे लगता है? गिलरूट ने पूछा। माइकल ने पुष्टि में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मेरे कई सहकर्मी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, गिलरूट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। क्या आपको पता है कि वे क्या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? माइकल ने पूछा। गिलरूट की हंसी जारी रही और उसने जवाब दिया, हर कोई सोचता है कि हम सब कुछ साझा करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम केवल एक नया रून या प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद ही साझा करते हैं। तब तक हम अपने शोध और उससे जुड़ी हर चीज़ को अपने जीवन से सुरक्षित रखते हैं। माइकल जानता था कि ऑग जो खरीदने की कोशिश कर रहे थे वह एक रहस्य था। हालांकि नशे में धुत रनमास्टर्स के साथ पिंक की बातचीत के कारण उन्हें पता चला कि ऑग सेशात के देवदूत द्वारा लिखी गई एक विशेष पुस्तक की तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें देवताओं के बारे में गहन ज्ञान है। मैं खुद देखूंगा, माइकल ने जवाब दिया। काश मैं आपको नीलामी में प्रवेश करने के लिए एक टोकन दे पाता, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि आपको एक टोकन लेने की ज़रूरत है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ब्लैक मार्केट में एक खरीदने की कोशिश करता, गिलरूट ने सलाह दी। माइकल ने सोच समझकर सिर हिलाया। वह आसानी से विल्नियस से टोकन प्राप्त कर सकता था, लेकिन वह अपने ठिकाने को यथासंभव गुप्त रखना चाहता था। इसके अलावा उसे सेजस्पायर में टोकन खरीदने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। जब माइकल गिलरूट के पीछे पीछे नीचे की ओर गया तो उन्हें एक युवा महिला ऑग मिली, जिसने अपनी नाक पर गोल चश्मा पहना हुआ था। उसके कंधे तक लंबे काले बाल थे और उसकी विद्वान पोशाक उसे एक बौद्धिक रूप दे रही थी। आह गिलरूट, तुम वहाँ हो, उसने करीबी परिचितता के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। आज शाम को नोरेबो के मंदिर में आना मत भूलना, हम उन रूनिक संवर्धनों पर चर्चा करेंगे। गिलरूट ने उनकी योजनाओं की स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर महिला ऑक ने अपना ध्यान माइकल की ओर लगाया और एक भान उठाए। और यह कौन है? एक मानव मित्र, गिलरूट। ये बहुत ही असामान्य है। गिलरूट ने हंसते हुए माइकल की पीठ थपथपाए। ये जॉन है, जिसने राइडॉन फंड्स में मेरी सहायता की थी। युवा ऑक की आंखों में पहचान चमक उठी। तुम ही हो जिसने बंधकों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, है न? उसकी आवाज़ में सच्ची कृतज्ञता का भाव था। तुमने जो किया उसके लिए धन्यवाद। माइकल ने एक विनम्र मुस्कान पेश की। ये सही काम था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मीका ने गिलरूट की ओर देखते हुए चंचलता से मुंह बनाया। तुमने मुझे अपने दोस्त गिलरूट से नहीं मिलवाया, इतने कंजूस मत बनो। गिलरूट ने सिर हिलाते हुए खुशी से आह भरी। माफ़ी चाहता हूँ, जॉन। यह मीका है, एक साथी रनमास्टर। मीका, जॉन से मिलो। मीका ने अपना ध्यान वापस माइकल की ओर मोड़ा और उसे एक कामुक नज़र से देखा। तुमसे मिलकर खुशी हुई, जॉन। शायद मैं बाद में तुमसे मिलूं। उसने मुड़ने से पहले एक इशारा किया, उसका जाना आकर्षण से भरा हुआ था। गिलरूट ने मीका को अलविदा कहा और माफ़ी मांगी। जैसे ही वे पोर्टल गेट की ओर बढ़े, माइकल इस मुठभेड़ पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। लगता है कि तुम्हारे कुछ दिलचस्प दोस्त हैं, गिलरूट। ऑकरून विशेषज्ञ ने भी हंसते हुए कहा। मीका एक तरह की है। हालांकि जब रूनिक संवर्धन की बात आती है तो वह एक प्रतिभाशाली है। तुम देखोगे। अयाग ने शरारती ढंग से हंसते हुए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए। उसने व्यवहारिक रूप से तुम्हें मुझे करो वाली नज़र से देखा। सबा ने भी चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, ये कैसे काम करेगा? एक इंसान और एक ऑक के पास क्या होता है, तुम्हें पता है? सबा चुप हो गई, माइकल को शरारती मुस्कान के साथ देखते हुए। कैन ने कहा, अगर गया यहाँ होता तो वह तुम्हें इस तरह देखने के लिए उसे कीमा बना देती। गिलरूट ने उनकी बातचीत सुन ली और पूछा, गया? क्या तुम्हारा मतलब राक्षसों की देवी से है? माइकल ने अपनी मुस्कान में पुरानी यादों के भाव के साथ आह भरी। हाँ, वह वही है। गिलरूट खुद को रोक नहीं सका और आगे पूछा, क्या तुम्हें उसकी याद आती है? माइकल की मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में उदासी का भाव था क्योंकि उसने सरलता से उत्तर दिया, हर दिन। अंत में वे जटिल रूनों से सजे एक मोटे तांबे के दरवाजे के सामने पहुंचे। गिलरूट ने अपने हाथ दरवाजे पर रखे, जिससे रून एक नर्म रहस्यमय चमक के साथ चमक उठे।
तांबे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिसके पीछे एक विशाल चांदी का टेलीपोर्टेशन पोर्टल दिखाई दिया। पोर्टल के चांदी के फ्रेम को अनगिनत रूनों से सजाया गया था और कुछ ऑर्क्स कमरे में काम करने में व्यस्त थे, जो पोर्टल को संचालित करने वाली जादुई मशीनरी को सावधानीपूर्वक समायोजित कर रहे थे। माइकल की नज़र पोर्टल रूम के केंद्र बिंदु पर गई, एक विशाल बैंगनी आकाशीय क्रिस्टल। यह एक चमकते जादुई चक्र के केंद्र में बैठा था, एक अलौकिक ऊर्जा का विकिरण जो शक्ति से गुंजायमान थी। गिलरूट माइकल की ओर मुड़ा और कहा, यह पोर्टल आपको सीधे सेजस्पायर सेशात के डोमेन में ले जाएगा। याद रखें, दिव्य टावर्स नीलामी एक भव्य आयोजन है, इसलिए सतर्क रहें। जब माइकल वहां खड़ा था तो कुछ युवा ऑर्क गिलरूट के पास आए और उसे सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। उनमें से एक ने कहा, मास्टर गिलरूट, आपके निर्देशों के अनुसार सब कुछ तैयार है। गिलरूट ने सिर हिलाया और युवा ऑर्क को निर्देश दिया, पोर्टल को सक्रिय करें। युवा ऑर्क ने अपना ध्यान माइकल की ओर लगाया, थोड़ा आश्चर्यचकित दिख रहे थे लेकिन कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे पोर्टल की ओर तेजी से बढ़े और अपने हाथों से हवा में जटिल रून बनाने लगे। माइकल ने महसूस किया कि कमरे में ऊर्जा का उतार चढ़ाव तेज हो गया है और पोर्टल के केंद्र में विशाल सेलेस्टियल क्रिस्टल ने अधिक शक्ति प्रवाहित की, जो अधिक से अधिक चमकने लगा। पोर्टल के चारों ओर चांदी के फ्रेम पर रून एक एक करके चमकने लगे, क्योंकि इसके भीतर एक स्थानिक भंवर बनना शुरू हो गया। गिलरूट माइकल की ओर मुड़े और कहा, आप जब भी तैयार हों भंवर में कदम रख सकते हैं। यह आपको सीधे सेजस्पायर रनमास्टर्स गिल्ड में ले जाएगा। जब आप पहुंचें तो यह जैद सिक्का उस व्यक्ति को सौंप दें जो दूसरी तरफ आपसे मिले। उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहां से आए हैं। माइकल ने जैद सिक्का लिया, उसकी उंगलियां इसकी ठंडी सतह को छू रही थीं। जब आप सेजस्पायर में सब कुछ खत्म कर लेंगे तो आप इस सिक्के का उपयोग यहां वापस आने के लिए कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, यदि आप ये सिक्का खो देते हैं तो वे आपको पोर्टल का उपयोग नहीं करने देंगे। गिलरूट ने माइकल को चेतावनी दी। माइकल ने सिर हिलाया, उसके कदम सोच समझकर घूमते हुए पोर्टल के पास पहुंचे। उसके पेट में उत्साह और घबराहट का एक स्पष्ट मिश्रण था, मानो वह किसी महत्वपूर्ण चीज में कदम रख रहा हो। तुम जो भी करने जा रहे हो, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं, गिलरूट ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। माइकल ने गिलरूट के कंधे पर थपकी देकर जवाब दिया, एक ऐसा इशारा जिसने पास के युवा प्रशिक्षुओं को उस व्यक्ति की पहचान के बारे में उत्सुक कर दिया जो प्रसिद्ध रनमास्टर से इतना परिचित लग रहा था। ध्यान रखना गिलरूट, खुद को मत मारो। माइकल ने पोर्टल के पास आते ही चुटकी ली। उसने पोर्टल की अप्रतिरोध्य खींचतान को महसूस किया और एक गहरी सांस ली और अंदर जाने की तैयारी की। गिलरूट उसके करीब झुका, उसकी आवाज नर्म हो गई। ध्यान रखना अंधेरे के देवता, गिलरूट ने फुसफुसाया। माइकल ने घूमते हुए भंवर में गायब होने से पहले सिर हिलाया, जिससे दर्शक विस्मय और प्रत्याशा में डूब गए। जैसे ही माइकल घूमते हुए पोर्टल में गायब हो गया, वह इस बात से अनजान था कि यह आखिरी बार होगा जब वह गिलरूट पर नजर रखेगा। भविष्य में रनमास्टर के लिए एक अप्रत्याशित क्रूर मोड़ था, फिर भी उनमें से किसी को भी आसन भाग्य का कोई अंदाजा नहीं था जो गिलरूट के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आगे क्या होने वाला है, इसकी अनिश्चितता के साथ माइकल ने इस यात्रा की शुरुआत की, कुछ ऐसा हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प किया जो संभावित रूप से पैंथियन के खिलाफ चल रहे युद्ध में संतुलन को बदल सकता था। अध्याय 1108 किंगडम ऑफ सेजस्पायर 2। पोर्टल से अंदर कदम रखते ही माइकल ने दृश्य में तेजी से बदलाव देखा। पलक झपकते ही उसने खुद को एक शानदार संगमरमर के हॉल के बीच में खड़ा पाया, जहां टेबलों की कतारें किताबों और स्क्रॉल से लदी हुई थीं, जो एक विशाल पुस्तकालय की तरह लग रही थीं। जैसे ही उसने अपने नए परिवेश को देखा, एक युवा ऑर्क जो चमचमाते धातु के कवच में लिपटा हुआ था, उसके पास आया। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है? सबा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में चिंता थी। माइकल ने हवा में एक अजीब सी सनसनी महसूस की, जैसे कि उससे कुछ दूर चला गया हो। हवा में कोई ऊर्जा नहीं है, सबा ने धीमे स्वर में कहा। मुझे टोकन दिखाओ, युवा ऑर्क ने मांग की, उसकी आवाज ठंडी और दूर थी। माइकल ने अपना हाथ बढ़ाया, अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिक्का दिखाया। ऑर्क ने सिक्के की बारीकी से जांच की, सिर हिलाने से पहले उसे ध्यान से देखा। ये सही लगता है। गोल्डस्पायर में आपका स्वागत है, जो सेजस्पायर साम्राज्य की राजधानी है, उसने इस तरह से कहा कि ऐसा लगा कि उसने ये शब्द अनगिनत बार कहे हैं। धन्यवाद, माइकल ने विनम्रता से उत्तर दिया। आप उस दरवाजे से लॉबी में जा सकते हैं। ऑर्क ने हॉल के कोने में एक दरवाजे की ओर इशारा किया। आपके पास जो भी प्रश्न हो, उनमें से कोई एक सहायक आपकी सहायता करेगा। ठीक है, मैं एक गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस क्रोधी ऑर्क के साथ ही काम चलाना होगा, अयाग ने बड़बड़ाया। अयाग की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए माइकल ने अपने आसपास के अजीब माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। उसे कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी, फिर भी उसकी अपनी शक्तियां बरकरार थीं। उसने महसूस किया कि अगर वह चाहे तो जादू कर सकता है, लेकिन हवा में एक अजीबोगरीब भावना थी।
चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, माइकल ने संकेतित दरवाजे की ओर जाने से पहले सुझाव दिया। दरवाज़ा खोलते ही माइकल ने एक शानदार रोशनी वाले हॉल में कदम रखा, जो सुबह की सूरज की किरणों की गर्म आलिंगन में नहाया हुआ था। विशाल स्थान गतिविधि से भरा हुआ था क्योंकि विभिन्न जातियों के लोग चर्चा में गहराई से डूबे हुए थे। दीवारों पर सजे कई चित्रों की जांच कर रहे थे, प्रसिद्ध रून और रनमास्टर्स के चित्रण। जीवंत दृश्य के बीच पन्ना हरे रंग के वस्त्र पहने हुए ओक और युवा महिला कल्पित बौने अपने कर्तव्यों के बारे में बता रहे थे, आगंतुकों की पूछताछ में सहायता कर रहे थे और मार्गदर्शन दे रहे थे। माइकल की नज़र एक विशेष रूप से सुंदर युवा कल्पित बौने पर पड़ी, जो शालीनता से उसके पास आ रही थी। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उसने अपना परिचय दिया। नमस्कार यात्री, मैं लिरिया हूँ, गिल्ड की एक प्रबंधक। मैं आज आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ में एक सौम्य और स्वागत करने वाला लहजा था, जिससे माइकल इस अपरिचित जगह में सहज महसूस कर रहा था। माइकल ने तुरंत अपने अंधेरे की आंखों को सक्रिय किया, आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया, केवल हॉल में सभी को घेरने वाली एक ही हरी आभा को देखा। मैं सेजस्पायर में नया हूँ, माइकल ने शुरू किया, और मैं इस अजीबोगरीब अनुभूति को महसूस किए बिना नहीं रह सकता, जैसे कि मैंने अपने आसपास की ऊर्जा से अपना संबंध खो दिया हो। लिरिया ने अपनी दयालु मुस्कान अपने व्यवहार को धैर्यवान और स्वागत करने वाला बनाए रखा। आह, ये काम करने वाली दिव्य व्यवस्था होगी, मेरे प्यारे दोस्त। उसकी पवित्रता शेषत के पवित्र क्षेत्र में सभी को समान माना जाता है। यहाँ एकमात्र अंतर व्यक्ति के ज्ञान में है, न कि उसकी साधना के चरणों में। उसने माइकल द्वारा अनुभव की गई असामान्य भावना के पीछे के कारण पर प्रकाश डालते हुए समझाया। लिरिया ने विस्तार से बताया, सेजस्पायर में कोई साधक नहीं है। जो लोग दूसरे क्षेत्रों से यहाँ आते हैं, वे अपनी साधना को अस्थायी रूप से दबा हुआ पाते हैं, जिससे खेल का मैदान समतल हो जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अनावश्यक संघर्ष और विवाद बहुत कम हो जाते हैं। माइकल इस अनोखे दृष्टिकोण से चकित होकर आगे पूछा, लेकिन अगर ताकत की लड़ाई नहीं होती है, तो यहाँ के लोग अपनी असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं? सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में भी संघर्ष एक या दूसरे तरीके से उत्पन्न होते हैं। लिरिया ने आगे बताया, ज्यादातर संघर्षों का समाधान बहस और बौद्धिक लड़ाइयों के जरिए होता है। परम पावन शेषात ज्ञान और बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं। हालांकि वे इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि कुछ असहमतियों को सिर्फ शब्दों से नहीं सुलझाया जा सकता है, और कई बार लड़ाइयों को मजबूती और दृढ़ता के साथ लड़ना पड़ता है। इस रहस्योद्घाटन से हैरान होकर माइकल ने आगे पूछा, इसका क्या मतलब है? लिरिया ने स्पष्ट किया, इसका मतलब है कि उन लोगों के लिए एक क्षेत्र है जो अपने विवादों को शारीरिक लड़ाई के जरिए सुलझाना पसंद करते हैं। हालांकि इसे अंतिम उपाय माना जाता है, और ऐसे टकरावों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है और उन्हें नियंत्रित किया जाता है। शेषात जब भी संभव हो शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करते हैं। माइकल को पूरी व्यवस्था दिलचस्प लगी। उसने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, दिलचस्प है। लिरिया ने राहत भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अखाड़े से दूर रहेंगे और जो भी आप तलाश रहे हैं उसे शांति से सेजस्पायर में पा लेंगे। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको इसी बात का डर है तो मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। मैं डिवाइन टावर्स की नीलामी में भाग लेने आया हूँ। लिरिया ने राहत की सांस ली और कहा, तो आप एक रिनमास्टर होंगे? माइकल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, वास्तव में एक लोहार। लिरिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसकी नज़र उसके मांसल और प्रभावशाली शरीर पर घूम रही थी। ठीक है, ये निश्चित रूप से समझ में आता है। माइकल ने उसकी प्रतिक्रिया पर हंसी, और लिरिया ने कहा, उस स्थिति में आपको लोहार गिल्ड में जाना चाहिए। ये यहाँ से बस कुछ ब्लॉक दूर है। धन्यवाद, माइकल ने एक दोस्ताना मुस्कान पेश करते हुए कहा, मैं ऐसा करूँगा। अभी के लिए अलविदा। अपनी संक्षिप्त बातचीत समाप्त करने के बाद माइकल गिल्ड हॉल से बाहर निकल गया, सेजस्पायर का पता लगाने और इस नए क्षेत्र में अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार। जैसे ही माइकल रनमास्टर्स गिल्ड से बाहर निकला, उसका स्वागत एक बेहद खूबसूरत नज़ारे से हुआ। उसके सामने की सड़क भव्यता और बुद्धिमत्ता का एक संगम थी। जटिल मूर्तियों से सजे अलंकृत फव्वारे हवा में क्रिस्टल साफ पानी छिड़क रहे थे, जिससे एक ताज़ा माहौल बन रहा था। पेड़ों से सजी पक्की सड़कें दोनों दिशाओं में सुंदर ढंग से फैली हुई थीं, जो पैदल चलने वालों के लिए एक शांत रास्ता प्रदान करती थीं। इस आकर्षक सड़क पर टहल रहे ज्यादातर लोगों के हाथ में किताबें, स्क्रॉल या लिखित ज्ञान के विभिन्न रूप थे। ये स्पष्ट था कि सेजस्पायर में सीखने और ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। गाड़ियां सड़कों पर शांतिपूर्ण लय के साथ चल रही थीं, उनके घोड़े अच्छी तरह से बनाए गए कोबलस्टोन सड़कों पर ताल ठोक कर रहे थे। सड़क के किनारे बनी हर इमारत की वास्तुकला की अपनी अनूठी शैली थी, जो संस्कृतियों और जातियों की विविधता को दर्शाती थी, जिन्होंने शहर की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान दिया था। लोहार संघ की जांच करें। हमारे पास नीलामी के लिए 15 दिन है और नीलामी में प्रवेश करने के लिए कोई टोकन नहीं है। लोहार संघ की जांच करना उचित हो सकता है, सभा ने सुझाव दिया।
अयाग उसके दूसरे कंधे पर बैठी अपना दृष्टिकोण जोड़ती है। और अखाड़ा, मुझे युद्ध के मैदान में ज्यादा दिलचस्पी है। उनकी सलाह को दिल से मानते हुए माइकल ने सेजस्पायर की खोज शुरू की। अब उसके विचार ब्लैकस्मिथ गिल्ड की तलाश पर केंद्रित थे। जब माइकल सेजस्पायर की चहल पहल भरी सड़कों पर चल रहा था तो वह शहर के विविध लोगों की जीवंत बातचीत को सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। आगामी दिव्य टॉवर नीलामी के लिए हवा में स्पष्ट उत्साह और प्रत्याशा भरी हुई थी। युवा पुरुषों का एक समूह, जिनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि इस बार उनके पास बोली लगाने के लिए कुछ प्राचीन एल्वेन टॉम हैं। मैं उसके लिए हर सिक्का बचा रहा हूँ। तीनों महिलाएं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में स्क्रॉल का एक संग्रह था, अपनी संभावित खरीद पर चर्चा कर रही थीं। रूनमास्टर गिल्ड ने कुछ शक्तिशाली रून तैयार किए हैं, ऐसी अफवाह थी। हमें उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। माइकल ने शहर में मौजूद नस्लों की समृद्ध टेपेस्ट्री को आश्चर्य से देखा। कल्पित बौने और बौने, हाफलिंग और मनुष्य सड़कों पर घुल मिल गए। प्रत्येक समूह नीलामी के बारे में चर्चा में व्यस्त था। एक हाफलिंग, जो सुनने के लिए एक टोकरे पर खड़ा था, उत्साह से बोला, और बौने कलाकृतियां, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास भी एक हो? माइकल भीड़ के उत्साह को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सेजस्पायर में विविधता सिर्फ लोगों में ही नहीं थी, बल्कि ज्ञान और दुर्लभ खजानों के लिए साझा जुनून में भी थी, जो सभी आसन नीलामी की ओर अभिसरित थे। जैसे ही माइकल सुंदर सड़क पर आगे बढ़ा, उसने जल्द ही वातावरण में एक अलग बदलाव देखा। पत्तियों की नर्म सरसराहट और बातचीत की बड़बड़ाहट धीरे धीरे धातु पर धातु की गूंजती हुई आवाज में बदल गई। हवा गर्म हो गई, गर्म लोहे की विशिष्ट गंध के साथ। एक कोने को मोड़ते हुए कोलाहल का स्रोत स्पष्ट हो गया। उसके सामने एक लंबी, संकरी सड़क फैली हुई थी, जिसके दोनों ओर हलचल भरी भट्टियां थीं। मांसल ओर्क और मोटे बौने गरजती लपटों के बीच काम कर रहे थे। उनके हथौड़े लयबद्ध सटीकता के साथ गर्म धातु पर वार कर रहे थे। भट्टियों से चिल्लाहट और आदेशों की एक सिम्फनी आई। मुझे बुझाने वाली बाल्टी दो, क्रोधग, एक औक चिल्लाया, जबकि एक बौना अपने प्रशिक्षु को आदेश दे रहा था, अब संभल जाओ, ग्लिमर। ब्लेड की धार सही होनी चाहिए। इस ज्वलंत एवेन्यू के अंत में ब्लैकस्मिथ गिल्ड खड़ा था, जो गहरे भूरे रंग की दीवारों वाली एक भव्य इमारत थी। इसकी बड़ी आयताकार खिड़कियों से आग की सुनहरी चमक कोबलस्टोन स्ट्रीट पर नाचने देती थी। गिल्ड के प्रवेश द्वार को एक विशाल ओक के दरवाजे से सजाया गया था, जिस पर जटिल डिजाइनों के साथ नक्काशी की गई थी, जो अंदर की कलात्मकता का संकेत देती थी। जैसे जैसे माइकल सड़कों पर घूमता रहा, वह भट्टियों की गर्मी और खनकती धातु की सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। हथौड़ों की लयबद्ध धड़कन और अपने शिल्प पर लोहारों के लयबद्ध नृत्य ने उसके भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी। मुझे अपनी फौज की याद आती है, माइकल ने उदास होकर आह भरी। उसकी नज़र मेहनती लोहारों पर टिकी हुई थी। लोहार और उनके प्रशिक्षु अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उनका ध्यान सिर्फ अपने हथियारों और कवच के निर्माण पर था। वे इतने व्यस्त थे कि नए आने वाले को नोटिस ही नहीं कर पाए। एक ऐसे राज्य के लिए जो शांति और बुद्धि पर गर्व करता है, अयाग ने कहा, हथियारों के उत्पादन का ये स्तर विरोधाभासी लगता है। सभा ने सहमति जताते हुए कहा, वास्तव में राज्य के मूल्यों के बारे में लिरिया के शब्द यहाँ दिखाई देने वाली वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो यहाँ क्या खेल चल रहा है? अयाग ने पूछा। मुझे अभी तक नहीं पता, माइकल ने कबूल किया। उसकी नज़र सड़क के अंत में विशाल लोहार गिल्ड पर टिकी हुई थी। चलो इस लोहार गिल्ड को देखते हैं, शायद उनके पास हमें देने के लिए कुछ हो। जैसे ही माइकल भव्य ब्लैकस्मिथ गिल्ड के पास पहुंचा, गिल्ड के प्रवेश द्वार पर तैनात दो बख्तरबंद गार्डों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक मजबूत बौना था और दूसरा एक मोटा इंसान। दोनों ने ही दुर्जेय कवच पहन रखे थे। जब उन्होंने उसका रास्ता रोका तो उनके हाव भाव सख्त थे, और बौने ने अपने कर्कश व्यवहार के साथ सबसे पहले बात की। अगर तुम यहाँ कुछ खरीदने आए हो तो तुम्हें सड़क के नीचे किसी लोहार की तलाश करनी चाहिए। क्या मैं इधर उधर नहीं देख सकता? उसने विनम्रता से पूछा। गार्डों ने एक दूसरे को देखा और मानव गार्ड ने जवाब दिया, क्षमा करें दोस्त, मास्टर लोहार वर्तमान में नई प्रतिभाओं की भर्ती में व्यस्त हैं। यदि आप गिल्ड की खोज करने में रुचि रखते हैं तो आपको बाद में वापस आना होगा। माइकल के दिमाग में एक और विचार आया। क्या होगा अगर मैं इस भर्ती में शामिल होना चाहूं? उसने पूछा। उसके लहजे से वास्तविक रुचि का पता चलता था। मानव रक्षक ने संदेह का भाव दिखाते हुए पूछा, क्या आप लोहार हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने आत्मविश्वास से पुष्टि की, हाँ मैं हूँ। बौना रक्षक, जो किसी व्यक्ति के हाथ से सच्चाई को पहचानने में अधिक अनुभवी था, बोला, तो हमें अपनी हथेली दिखाओ, देखते हैं कि क्या इस पर तलवार और हथौड़े चलाने वाले व्यक्ति के निशान हैं। माइकल ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और निरीक्षण के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। बौने ने माइकल के हाथ में उकेरी गई रेखाओं और कठोर त्वचा की जांच की, जो इस शिल्प में महारत हासिल करने में बिताए गए वर्षों का प्रमाण था। एक पल की जांच के बाद बौने ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
आप गिल्ड में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं दोस्त। यहाँ आपका समय फलदायी हो। एक बार जब माइकल ने लोहार गिल्ड में प्रवेश किया तो मानव रक्षक ने एक हैरान कर देने वाली आह भरी, जो स्पष्ट रूप से बौने की हथेली से किसी व्यक्ति के पेशे को पहचानने की क्षमता से हैरान था। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आप किसी की हथेली देखकर कैसे बता सकते हैं कि वह लोहार है, मानव रक्षक ने निराशा के भाव के साथ स्वीकार किया। दूसरी ओर बौना अपने सहकर्मी के संदेह पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। आह बेटा, हथेली एक कहानी बयां करती है, ये सच है। रेखाएं, कठोरपन, निशान, ये सभी एक व्यक्ति के व्यापार के बारे में बताते हैं। मानव रक्षक ने अपना सिर हिलाया, अपनी शंकाओं को बनाए रखा। ठीक है, वह युवक मुझे लोहार नहीं लगा, बौने ने जवाब देते हुए एक जानकार मुस्कान जारी रखी। उस युवक की हथेली ने किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई जिसने तलवारें और हथौड़े चलाने में बहुत समय बिताया है। अध्याय 1109 लोहार गिल्ड। लोहार गिल्ड के अंदर माहौल सड़कों पर चहल पहल वाली भट्टियों से बिल्कुल अलग था। अंदरूनी हिस्सा अच्छी तरह से व्यवस्थित था और इसमें कई तरह के हथियार, कलाकृतियां और फेंकने योग्य वस्तुएं प्रदर्शित थीं, जो सभी गिल्ड के सदस्यों के कुशल हाथों द्वारा गढ़ी गई थीं। इन वस्तुओं को कांच के बक्सों में सावधानी से रखा गया था, जो उनकी शिल्पकला और गुणवत्ता को दर्शाता था। गिल्ड की दीवारों पर कई चित्र लगे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रसिद्ध लोहार को दर्शाया गया था। उनमें बौने भी थे, उनकी खुरदरी विशेषताएं और मजबूत शरीर धातु विज्ञान में उनकी विशेषज्ञता को दर्शाते थे। वहां और भी थे, जो अपनी कच्ची ताकत और फौज के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, और कल्पित बौने, जिनकी शान और शिल्पकला में सटीकता ने उन्हें लोहार की दुनिया में समान रूप से प्रसिद्ध बना दिया। इन चित्रों के माध्यम से दिखाए गए प्रभावशाली प्रदर्शनों और ऐतिहासिक श्रद्धा के बावजूद गिल्ड असामान्य रूप से शांत दिखाई दिया। वहां केवल एक काउंटर था, लेकिन उसके पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। गिल्ड के सदस्यों या प्रशिक्षुओं की अनुपस्थिति ने जगह को अजीब तरह से खाली महसूस कराया, और अयाग गिल्ड हॉल में व्याप्त असामान्य शांति पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। अजीब है न? अयाग ने सुनसान गिल्ड की ओर देखते हुए सोचा। प्रदर्शन पर इतने प्रभावशाली गिये के साथ आपको लगता होगा कि यह जगह लोहारों और प्रशिक्षुओं से गुलजार होगी। जब माइकल गिल्ड का पता लगा रहा था तो अंधेरे के साथ उसका लगाव उसे छाया के साथ सहज रूप से घुलने मिलने की अनुमति देता था, जिससे उसे बिना किसी की नज़र में आए निरीक्षण करने की एक अनोखी क्षमता मिलती थी। वह एक अंधेरे कोने में और भी गहराई में चला गया, उसकी उपस्थिति एक स्याही के घूंघट में लिपटी हुई थी। अचानक शांत वातावरण किसी के गिल्ड में तत्परता से प्रवेश करने के शोर से बिखर गया। माइकल की छिपी हुई उपस्थिति ने उसे खुद पर ध्यान आकर्षित किए बिना निरीक्षण करने की अनुमति दी। नवागंतुक एक राजसी आचरण वाला योगिनी था, जो हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए था जो पानी की तरह बह रहे थे, और उनके चांदी के बाल झरने की तरह बह रहे थे। 3 बख्तरबंद गार्डों के साथ योगिनी की प्रभावशाली उपस्थिति ने हॉल को भर दिया। क्रोध से भरी आवाज में योगिनी चिल्लाई, इस गिल्ड के लोहारों, तुरंत आगे आओ। गार्ड अपने नियोक्ता के साथ खड़े थे, उनके कवच खतरनाक तरीके से खनक रहे थे क्योंकि वे तैयार खड़े थे। योगिनी की अभिव्यक्ति अधीरता और हताशा की थी, जो जवाब मांग रही थी। सभा झुकी, माइकल से फुसफुसाते हुए, ये सब शोर किस बात का है? हमेशा उत्सुक रहने वाले अयाग ने कहा, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कुछ दिलचस्प लगता है। माइकल ने छाया से देखा कि गिल्ड की गहराई से एक मोटा बौना निकल रहा है। मजबूत चमड़े के कवच पहने और एक भारी हथौड़ा लिए हुए बौने के चेहरे पर फौज में काम करने के दिन के स्पष्ट निशान थे। उसका चेहरा काले कोयले के दागों से सना हुआ था और धुएं की गर्मी की आभा ने उसे घेर लिया था। वर्षों के शिल्प कौशल से प्रभावित बौने ने कर्कश स्वर में एल्फ को नाम से संबोधित किया, अर्लेन, ये सब क्या हो रहा है? एल्फ, जिसका नाम अर्लेन बताया गया, ने अपनी नाराजगी को छिपाए बिना जवाब दिया, वह वस्तु कहाँ है जिसे गिल्ड ने बनाने के लिए सहमति दी थी? रुरिक। माइकल को यह स्पष्ट था कि रुरिक और अर्लेन अजनबी नहीं थे, उनकी बातचीत में परिचितता और तनाव का रंग था। अर्लेन की अधीरता स्पष्ट थी क्योंकि वह आगे कहता था, मेरे बुजुर्गों को अभी तक वह वस्तु नहीं मिली है जिसे उन्होंने कमीशन किया था, और मैं लोहार गिल्ड से बहाने के अलावा कुछ भी सुनकर थक गया हूँ। रुरिक की आवाज़ में निराशा की झलक थी जब उसने जवाब दिया, अर्लेन, मैंने तुम्हें देरी का कारण बता दिया है। हमें बस और समय चाहिए। अर्लेन का गुस्सा कुछ पल के लिए कम होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वह झुंझलाहट में आहें भर रहा था। मैंने पहले भी अपने बड़ों से समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, लेकिन वे अब कलाकृति के लिए मेरी गर्दन पर तलवार लटकाए हुए हैं। उन्होंने हमें अपना भरोसा दिया है और मैं उन्हें टालता नहीं रह सकता। रुरिक की आंखों में थोड़ा अफसोस था जब उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर गिल्डमास्टर यहाँ होते तो इसमें इतना समय नहीं लगता। अर्लेन के चेहरे पर गंभीरता आ गई जब उसने स्वीकार किया, मैंने गिल्डमास्टर की तलाश में अपने सभी संपर्क समाप्त कर दिए हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। हमारा समय खत्म हो रहा है। अब समय आ गया है कि ब्लैकस्मिथ गिल्ड या तो मेरे बड़ों से मिलने के लिए प्रतिनिधि भेजे या दिव्य टावर्स नीलामी शुरू होने से पहले कलाकृति को पूरा करे।
तो ब्लैकस्मिथ गिल्ड का गिल्ड मास्टर गायब है। माइकल के तेज कानों ने अर्लेन और रूरिक के बीच फुसफुसाती बातचीत को पकड़ लिया। उसे पता चला कि लोहार गिल्ड का गिल्ड मास्टर गायब है। ये रहस्य राज्य की जानकारी से सावधानीपूर्वक छिपाया गया था। आर्लेन ने हताश होकर सुझाव दिया, शायद अब समय आ गया है कि हम राज खोल दें और राज्य को सूचित करें कि गिल्ड मास्टर गायब हो गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रूरिक ने विरोध किया। अगर हम स्वीकार करते हैं कि गिल्ड मास्टर गायब है तो इससे गिल्ड की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा और ग्राहक अपने ऑर्डर वापस लेना शुरू कर देंगे। आर्लेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर हम फोर्जिंग में देरी करते रहेंगे और बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं करेंगे तो वे भी अपने ऑर्डर वापस ले लेंगे। रूरिक ने आह भरी और स्वीकार किया, हम आपके द्वारा अनुरोधित कलाकृति को फौज करने का कोई तरीका खोज लेंगे। इसलिए हम नए लोहारों की भर्ती कर रहे हैं, नए दृष्टिकोण लाने के लिए। आर्लेन खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। और आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये नए भर्ती हुए लोग कुछ ऐसा बनाने में सफल होंगे जिसमें आप जैसे अनुभवी लोहार विफल रहे हैं? रूरिक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी नई नज़र और अभिनव सोच वर्षों के अभ्यास पर विजय प्राप्त कर सकती है। अर्लेन ने सिर हिलाया और कहा, हम दोनों की खातिर मुझे उम्मीद है कि ये नए भर्ती और गिल्ड उनके द्वारा अनुरोधित कलाकृति को गढ़ने का काम पूरा कर सकते हैं। अन्यथा सिल्वरब्रुक हाउस ब्लैकस्मिथ गिल्ड से बहुत नाराज हो जाएगा। रूरिक ने हंसते हुए उत्तर दिया, बस उन एल्वेन बुजुर्गों को हमारी पीठ पर हावी न होने दें। जब हम पर लगातार नजर नहीं रखी जाती तो हम बेहतर काम करते हैं। अर्लेन ने थकी हुई हंसी निकाली, तुम छोटे कमीनों को ये जानने की जरूरत है कि एल्वेन बुजुर्गों की गर्दन पर सांस लेना कैसा लगता है। रूरिक ने हंसी में शामिल होते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो अर्लेन, और हम तुम्हारी समझ के लिए आभारी हैं। अर्लेन ने आह भरी और कहा, बस कलाकृति को पूरा करो इससे पहले कि बुजुर्ग किसी और को खनन अधिकार देने का फैसला करें। रूरिक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अर्लेन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये सब उस कलाकृति के समय पर पूरा होने पर निर्भर करता है। अर्लेन के गिल्ड हॉल से चले जाने के बाद रूरिक ने आह भरी और एक भूरे बालों वाले बौने के चित्र की ओर चला गया, जिसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था। रूरिक बौने गिल्ड मास्टर के चित्र के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था। आप कहाँ चले गए गिल्ड मास्टर? हमें आपकी जरूरत है। अगर चांदी के बालों वाले ये कल्पित बौने खनन के अधिकार छीन लेते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, रूरिक ने आह भरी। अयाग ने माइकल के कान में फुसफुसाया, ये कलाकृति जो कल्पित बौने को चाहिए थी वह महत्वपूर्ण होनी चाहिए। माइकल ने सिर हिलाया और कहा, चलो देखते हैं कि बौना हमें इसके बारे में क्या बताता है। इसके साथ ही वह अंधेरे कोने से बाहर निकल आया और खुद को प्रकट किया। नमस्ते, माइकल ने पुकारा। रूरिक चौंक गया और वह अपने हथौड़े को पकड़कर कार्रवाई के लिए तैयार होकर मुड़ा। वाह, मैं यहाँ एक लोहार बनने के लिए आवेदन करने आया हूँ, माइकल ने शांति से कहा, रूरिक के तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए। बौना सोच रहा था कि अर्लेन के साथ उसकी बातचीत में से कितनी बातें माइकल ने सुन ली हैं। मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ थे? रूरिक ने सावधानी से पूछा। मैं यहाँ खड़ा था, तुम लॉर्ड अर्लेन के साथ अपनी बातचीत पर काफी ध्यान केंद्रित कर रहे थे, माइकल ने एक धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो तुमने सुना है? तुमने कितना सुना? रूरिक ने पूछा। बस इतना कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो और तुम्हारा गिल्ड मास्टर गायब है, माइकल ने साफ साफ कहा। रूरिक ने गुर्राते हुए अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अगर तुमने कभी दूसरों को बताया कि तुमने क्या सुना तो मैं पूरे लोहार गिल्ड को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। माइकल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां मैं खड़ा हूं, अगर गिल्ड उस कलाकृति को पूरा नहीं करता है तो उन्हें सिल्वरब्रुक हाउस की चिंता करनी पड़ेगी। माइकल के शब्दों में सच्चाई को समझते हुए रूरिक ने आह भरी। अगर तुम लोहार बनना चाहते हो तो तुम्हें गिल्ड का सम्मान करना सीखना चाहिए। क्यों न हम बस जाकर दूसरों के साथ मिल जाएं? माइकल ने तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए सुझाव दिया। रूरिक को माइकल के चेहरे पर जो आत्मसंतुष्टि दिखी वह अच्छी नहीं लगी। अनिच्छा से सिर हिलाते हुए उसने कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि तुम जैसा घमंडी बच्चा एक भट्टी की गर्मी में क्या कर सकता है। रूरिक ने 3 सिर वाले सांप अयाग को एक सख्त नज़र से देखा। तुम्हें अपने पालतू जानवर को यहीं छोड़ देना चाहिए, उसने पालतू शब्द पर जोर देते हुए कहा, जब तक कि तुम उन्हें बारबेक्यू नहीं करना चाहते। अयाग ने जवाब में फुसफुसाया, हम उसके पालतू नहीं हैं, छोटू। अयाग की फुफकार भरी टिप्पणी पर रूरिक ने भौहें उठाईं और गुर्राया, तुम्हें उस प्राणी के गंदे मुंह पर लगाम लगानी चाहिए। माइकल ने तुरंत हस्तक्षेप किया, मैं अयाग के शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ। चलो गलत कदम न उठाएं, कृपया रास्ता दिखाओ। एक घुरघुराहट के साथ रूरिक ने सिर हिलाया और माइकल को लोहार संघ के केंद्र की ओर ले गया, जहां गर्जना करने वाली भट्टियां और हथौड़ों की गड़गड़ाहट लोहारों की दुनिया में एक ज्वलंत दीक्षा का वादा करती थी। जैसे ही वे गलियारे से नीचे गए, माइकल ने पूछा, सिल्वरब्रुक का घर कौन है?
रुरिक ने स्पष्ट रूप से माइकल की सेजस्पाया से अपरिचितता पर हंसी उड़ाई। आप सेजस्पाया के लिए नए होंगे, उन्होंने टिप्पणी की। माइकल ने सिर हिलाया, एक नवागंतुक के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की। रुरिक ने बताया, वे सेजस्पाया में खनन व्यवसाय के बड़े नामों में से एक हैं। जब वे सिल्वरब्रुक कुलीन घराने और सेजस्पाया में कुछ खदानों के बारे में बात कर रहे थे तो वे एक बड़े विशाल हॉल में पहुंचे जो हथौड़ों की टकराहट और धधकती आग की गर्जना से भरा हुआ था। कई मास्टर लोहार, बौने और कल्पित दोनों नए रंगरूटों के एक समूह के सामने खड़े थे, जिसमें मनुष्य, कल्पित बौने, ओर्क और बौने शामिल थे, जो मार्गदर्शन और निर्देश दे रहे थे। रुरिक माइकल की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था। याद रखें कि मैंने आपको रहस्य रखने के बारे में पहले क्या बताया था, उसने चेतावनी दी। माइकल ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुरिक ने स्वीकृति में घुरघुराहट से पहले एक पल के लिए उसे देखा। बेहतर होगा कि आप ऐसा न करें, उसने चेतावनी दी। अब आगे बढ़ो और दूसरों के साथ मिल जाओ। रुरिक समूह के सामने 3 मास्टर लोहारों में शामिल हो गया और नए रंगरूटों को संबोधित करने से पहले एक क्षमाप्रार्थी सिर हिलाया। बाधा के लिए क्षमा करें, उसने शुरू किया। अब चलो शुरू करते हैं। एक मांसल मानव रंगरूट, एक भूरे बालों वाला साथी, ने अपना हाथ उठाया और पूछा, हमारा पहला परीक्षण किस बारे में है? एक संतुलित व्यवहार के साथ एल्विन मास्टर लोहार ने जवाब दिया, यह आपके द्वारा अभ्यस्त परीक्षण से अलग होगा। बारीकी से देखें। अपनी कलाई के एक झटके से उसने जटिल चित्रों वाले कई चर्मपत्रों को तैयार किया और उन्हें रंगरूटों को दिखाया। रुरिक ने जारी रखा, उसका स्वर गंभीर और शिक्षाप्रद था। ये परीक्षण आप नए रंगरूटों के लिए इस कलाकृति के ब्लूप्रिंट का अध्ययन करने के लिए है, उन्होंने समझाया। आपको इस तरह की कलाकृति को बनाने में शामिल चुनौतियों की पहचान करने और इन बाधाओं को दूर करने के तरीके सुझाने की आवश्यकता है। रंगरूटों ने अलग अलग रुचि और जिज्ञासा के साथ ब्लूप्रिंट की जांच करते हुए झुक गए। माइकल ने ब्लूप्रिंट का अध्ययन करते समय पाया कि वह कलाकृति के जटिल डिजाइन से बहुत प्रभावित था। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण शिल्प कौशल नहीं था। विशेष रूप से उसकी रुचि ऊर्जा अवशोषण के लिए डिजाइन किए गए मॉड्यूलर घटकों में थी। अनुभवी बौना लोहार रुरिक ने फिर से बात की, उसकी आवाज़ अधिकार और चुनौती से भरी हुई थी। एक अंधा व्यक्ति धातु से कुछ बना सकता है, लेकिन केवल एक कुशल लोहार ही बढ़िया कलाकृतियां बना सकता है। आप नए रंगरूटों को ये साबित करना होगा कि हमारे गिल्ड में एक लोहार बनने के लिए आपके पास क्या है। माइकल ने कॉर्पोरेट दुनिया में अपने अनुभवों से इस रणनीति को पहचानते हुए एक हंसी को दबा दिया। ये रुरिक जैसे अनुभवी लोहारों द्वारा युवा रंगरूटों की प्रतिभा का दोहन करने का एक स्पष्ट प्रयास था, जो उन्हें एक ऐसी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता था जिसे वे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। माइकल, एक 5 सितारा लोहार होने के नाते, कुछ समय तक इसका अध्ययन करने के बाद जल्दी से कलाकृति के वास्तविक उद्देश्य को समझ गया। यह क्या करता है? अयाग ने पूछा। माइकल ने गहन विचार के साथ उत्तर दिया, ये बिजली की ऊर्जा का उपयोग करता है। उसका मन बारिश के देवता और बिजली के देवता के बीच चल रहे युद्ध के विचारों में खो गया। अध्याय 1110 लाइटनिंग हॉर्नेस। तीनों मास्टर लोहारों ने प्रत्येक नए भर्ती को ब्लूप्रिंट के पास जाने का निर्देश दिया। ठीक है, सभी आगे बढ़ो और इन ब्लूप्रिंट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, रुरिक ने आदेश दिया। भर्ती करने वालों ने अनुपालन किया और एक एक करके उन्होंने जटिल डिजाइनों की जांच की। सबसे पहले एक युवा व्यक्ति था, भूरे बालों वाला एक इंसान, जिसने गहन एकाग्रता के साथ ब्लूप्रिंट की जांच की। वह खुद को साबित करने के लिए उत्सुक लग रहा था। अगला एक ऑर्क था, जो मोटा और मजबूत था, जिसने भौहें सिकुड़कर ब्लूप्रिंट की जांच की। उसकी मांसल भुजाओं से पता चलता था कि वह कठिन परिश्रम से अनजान नहीं था। फिर एक एल्फ आया, लंबा और सुंदर, तीखे चेहरे और सुंदर चाल वाला। उसने परिष्कार की हवा के साथ ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया। एल्फ के बगल में एक आधा एल्फ था, जिसने मानव और एल्वेन विशेषताओं का मिश्रण प्रदर्शित किया। डिजाइनों का विश्लेषण करते समय उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। माइकल भी आगे बढ़ा, उसकी आंखें ब्लूप्रिंट पर केंद्रित थीं। दूसरों की जानकारी के बिना उसने अपने स्पाइडर को सक्रिय किया और इसकी क्षमताओं का उपयोग करके कलाकृति के डिजाइन के जटिल विवरणों को रिकॉर्ड किया। अनुभवी बौना मास्टर लोहार रुरिक रंगरूटों के सामने खड़ा था, उसकी बाहें क्रॉस की हुई थीं और उसकी निगाहें सख्त थीं। अब मुझे बताओ, उसने रंगरूटों को संबोधित करते हुए कहा, इस कलाकृति का उद्देश्य क्या है? यदि आप हमें गलत उत्तर देते हैं तो आपको परीक्षण में असफल माना जाएगा। फिर आपको गिल्ड छोड़ना होगा और अगले साल फिर से प्रयास करना होगा, एल्विन मास्टर लोहार ने अपनी आवाज को कोमल लेकिन आज्ञाकारी बताते हुए समझाया। रुरिक ने अपनी नज़र भूरे बालों वाले युवक पर घुमाई। तो लड़के, पहले तुम, रुरिक ने संकेत दिया। भूरे बालों वाले युवक ने अपनी भौं सिकुड़ी और एक बार फिर ब्लूप्रिंट को देखा। उसने अपना सिर खुजलाया, स्पष्ट रूप से जटिल डिजाइन को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था।
माइकल ने भर्ती के साथ सहानुभूति जताई, ये पहचानते हुए कि कलाकृति की जटिलता अनुभवी लोहारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी। इसके अलावा माइकल को नहीं लगता था कि 4 सितारा स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति कलाकृति की प्रकृति को समझ सकता है। ये किसी तरह का हथियार होना चाहिए, युवक ने हिम्मत करके कहा। शायद एक ऊर्जा हथियार, यह ऊर्जा की किरणों को शूट करने के लिए आकाशीय क्रिस्टल का उपयोग कर सकता है। रुरिक ने अपना सिर हिलाया। गलत, उसने घोषणा की। अगले साल फिर से कोशिश करो। अब कृपया खुद ही बाहर निकल जाओ। एल्विन मास्टर लोहार ने बाहर निकलने का इशारा किया और एक हार मानते हुए युवक ने हॉल छोड़ दिया, एक हल्का विरोध व्यक्त किया। अपना नुकसान शालीनता से स्वीकार करो, लड़का, रुरिक ने प्रस्थान करने वाले भर्ती के पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा। इसके बाद रुरिक ने अपना ध्यान आधे एल्फ की ओर लगाया। आधे एल्फ की अनिश्चित अभिव्यक्ति को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसे भी पिछले भर्ती की तुलना में ब्लूप्रिंट की कोई बेहतर समझ नहीं थी। मैं भी उसके जैसा ही सोच रहा था, आधे एल्फ ने बेतुका अनुमान लगाने के बजाय ईमानदारी से स्वीकार किया। एल्विन लोहार ने जवाब में आह भरी, बोलने की जहमत नहीं उठाई और आधे एल्फ को जाने का इशारा किया। अगले साल तो आधे एल्फ ने प्रस्थान करने से पहले हार मानते हुए आह भरी, हॉल में केवल 3 भर्ती रह गए। रुरिक ने अपना ध्यान 2 शेष भर्ती पर लगाया, एक दृढ़ निश्चयी ऑक और एक चिंतनशील योगिनी। तुम्हारी बारी, बेटा, रुरिक ने ऑक की ओर सिर हिलाते हुए कहा। ऑक ने ब्लूप्रिंट पर नजर डाली, उसकी भौं एकाग्रता से सिकुड़ गई। एक पल की चुप्पी के बाद वह बोला, उसकी आवाज में अनिश्चितता का संकेत था। ये कवच को बढ़ाने के लिए एक उपकरण हो सकता है, जैसे कि एक सुरक्षात्मक क्षेत्र जनरेटर, ऑक ने सुझाव दिया। रुरिक ने अपना सिर हिलाया। गलत, ऑक ने निराशा में कराहते हुए कहा, लेकिन वह आगे कोई विरोध किए बिना हॉल से बाहर निकल गया, स्पष्ट रूप से निराश। इसके बाद रुरिक ने योगिनी पर ध्यान केंद्रित किया, जो ब्लूप्रिंट की जांच करते समय गहरी सोच में दिखाई दिया। मुझे लगता है कि यह जादुई क्रिस्टल को परिष्कृत करने का एक उपकरण हो सकता है, योगिनी ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए कहा। रुरिक ने धीरे से आह भरी और एक बार फिर अपना सिर हिलाया। गलत, योगिनी ने अपना संयम बनाए रखते हुए शालीनता से सिर हिलाया। वह मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया, उसकी अभिव्यक्ति शालीन स्वीकृति की थी। हॉल में केवल माइकल ही बचा था। रुरिक ने अपनी नज़रें अंतिम भर्ती पर घुमाईं, उसकी नज़रें माइकल पर टिकी थीं। तुम्हारी बारी है, रुरिक ने कर्कश लेकिन उत्सुक स्वर में कहा। हालांकि रुरिक को पता था कि माइकल ने अर्लेन के साथ उसकी बातचीत सुन ली है, लेकिन वह चयन प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष रहा। माइकल को स्थिति के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसे कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, उसे बाकी रंगरूटों की तरह सही उत्तर देना था। एल्विन मास्टर लोहार और ऑक ने नजरें मिलाईं, इस संदेह में कि आखिरी बचा हुआ रंगरूट कोई व्यवहार्य समाधान पेश करेगा। ये कलाकृति एक हथियार या ऊर्जा दोहनकर्ता हो सकती है, माइकल ने अपनी आवाज़ स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हुई शुरू की। इन ब्लूप्रिंट के अनुसार इसे बिजली के हमलों की शक्ति का दोहन करने और उस ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, माइकल ने समझाया, जिससे तीनों मास्टर लोहार आश्चर्यचकित हो गए। माइकल की प्रतिक्रिया ने उनके बारे में उनकी शुरुआती धारणाओं को चकनाचूर कर दिया। कृपया जारी रखें, रुरिक ने प्रोत्साहित किया, उसकी रुचि बढ़ गई। हालांकि इन ब्लूप्रिंट के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा अंतिम कलाकृति की संभावित अस्थिरता है। कुछ आवश्यक मॉड्यूल गायब प्रतीत होते हैं। यदि उन्हें शामिल नहीं किया जाता है तो इन योजनाओं के अनुसार कलाकृति इसके निर्माण के दौरान विस्फोट कर सकती है, माइकल ने अपना आकलन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला। तीनों मास्टर लोहारों ने सहमति में सिर हिलाने से पहले आश्चर्यचकित नजरों का आदान प्रदान किया। आप बिल्कुल सही हैं, एल्विन मास्टर लोहार ने स्वीकार किया। ऐसा लगता है कि हमें अपना नया भर्ती मिल गया है, ऑक ने कहा, हालांकि माइकल ने अपना सिर हिलाया। पूरे सम्मान के साथ, मैं कोई नया भर्ती नहीं हूं, मेरा अनुभव उससे कहीं बढ़कर है, माइकल ने स्पष्ट किया। एल्विन लोहार ने एक भान उठाए और टिप्पणी की, प्रतिभा कभी कभी अहंकार से ढक जाती है। उसके बगल में बैठे ऑक ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया, एक पुरानी कहावत का उच्चारण करते हुए, एक गर्जन वाली नदी अपने किनारों को डुबो सकती है। माइकल उनकी टिप्पणियों पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, सज्जनों, मेरी प्रतिभा अहंकार नहीं है, ये बस सच्चाई है, लेकिन मैं संदेह को समझता हूँ, यह मानव स्वभाव है। अब अगली चुनौती क्या है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो? तीनों मास्टर लोहारों ने एक दूसरे की ओर देखा, अब वे इस आत्मविश्वासी नवागंतुक के बारे में उत्सुक थे जिसने उनकी पूर्वधारणाओं को तोड़ दिया था। अच्छा बेटा, अगर तुम वाकई पता लगा सकते हो कि कलाकृति में क्या गड़बड़ है, तो तुम्हें नया भर्ती नहीं माना जा सकता। मुझे लगता है कि मेरे साथी मास्टर लोहार इस बात से सहमत होंगे। रुरिक ने ऑक और एल्फ की ओर देखा। माइकल को आश्चर्य हुआ, ऑक और एल्फ ने वास्तव में सहमति में सिर हिलाया। अगर यह नश्वर क्षेत्र होता तो उसे यकीन था कि ये मास्टर लोहार अपने अहंकार से चिपके रहते, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि को स्वीकार करने की उनकी इच्छा ने उसे चकित कर दिया।
अरानियन, नाजराग, रुरिक ने अपने साथी मास्टर लोहारों को उनके नामों से एल्फ और ऑक सम्मानपूर्वक बुलाया। कृपया जो हमने बनाया है उसे सामने लाएं। यह नया लड़का उन चीज़ों पर कुछ प्रकाश डाल सकता है जिन्हें हमने नहीं देखा है, रुरिक ने कहा। अरेनियन, एल्फ और नाजराग, ऑक ने ब्लूप्रिंट के अनुसार बनाए गए आर्टिफैक्ट को वापस लेने के लिए हॉल छोड़ने से पहले सिर हिलाया। तो बताओ बेटा, तुम किस स्तर के लोहार हो? रुरिक ने पूछा। मैं जहां से आया हूं, मैं 5 सितारा लोहार था, माइकल ने जवाब दिया, उसका स्वर शांत और आत्मविश्वास से भरा था। माइकल की प्रतिक्रिया सुनकर रुरिक पूरी तरह से दंग रह गया, उसकी बौनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सच में? बेटा, मेरी टांग मत खींचो। गिल्ड में लगभग सभी मास्टर लोहार 5 सितारा लोहार हैं, रुरिक ने संदेह से कहा, जिस पर माइकल ने बस कंधे उचका दिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई नया भर्ती नहीं हूं। मैं इससे बहुत दूर हूं, माइकल ने जोर देकर कहा। ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम्हें कई हथियार बनाकर हमें अपनी प्रतिभा दिखाने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? रुरिक ने चुनौती दी, अभी भी माइकल की क्षमताओं के बारे में कुछ हद तक संदेह था। लाओ, माइकल ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अरेनियन और नाजरेग ने सावधानी से एक बड़ा कांच का डिब्बा हॉल में ले गए और रुरिक ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने सावधानी से कांच के डिब्बे को एक मेज पर रखा, जिससे एक घनाकार कलाकृति सामने आई जो सोने और चांदी की धातुओं के मिश्रण से बनी हुई थी। इसके चारों ओर बिजली चमक रही थी और माइकल को इसमें निहित बिजली की भयावह भनभनाहट सुनाई दे रही थी। रुरिक ने समझाया, ये कलाकृति का सबसे स्थिर रूप है जिसे हम अब तक बनाने में कामयाब रहे हैं। अरेनियन ने कहा, हमने पहले जो भी प्रयास किए थे वे सभी बिजली के संपर्क में आने पर फट गए। वाह, अयाग ने चौंकते हुए कहा, उसकी आंखें कांच के बक्से के अंदर घनाकार कलाकृति पर टिकी हुई थीं। माइकल कलाकृति को और करीब से देखने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने इसका अध्ययन किया, उसे एहसास हुआ कि रुरिक ने क्यों उल्लेख किया था कि अगर उनके गिल्ड मास्टर मौजूद होते तो गिल्ड ने कलाकृति को पहले ही बना लिया होता। माइकल को संदेह था कि गिल्ड मास्टर 6 सितारा लोहार स्तर का होना चाहिए, जो उससे काफी ऊपर है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ये ब्लूप्रिंट अधूरे हैं और कई मॉड्यूल गायब हैं, माइकल ने समझाया। रुरिक ने पूछा, क्या आपके पास इस स्थिति को ठीक करने के बारे में कोई विचार है? माइकल ने अपने विकल्पों पर विचार करते हुए एक पल के लिए विराम लिया। ब्लूप्रिंट और अधूरी कलाकृति का अध्ययन करने से उसके वर्तमान कौशल स्तर को देखते हुए कोई समाधान नहीं मिलेगा। वह अपने आंतरिक सिस्टम से परामर्श करने के लिए ललचाया, भले ही इसका मतलब उसके कुछ कीमती बदमाश अंक खर्च करना था। कलाकृति को ठीक करने का एकमात्र व्यवहार्य समाधान सिस्टम से परामर्श करना था। हालांकि माइकल अपने बचे हुए 9 मिलियन बेडेस पॉइंट खर्च करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने इस स्थिति को हल करने और आर्टिफैक्ट को पूरा करने के महत्व को समझा। जबकि वह ब्लैकस्मिथ गिल्ड को प्रभावित करना चाहता था, उसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफैक्ट को पूरा करना था ताकि आगे की लड़ाइयों में इसके संभावित मूल्य को पहचाना जा सके। उसे अंदाजा था कि थंडर के देवता क्रैनर का सामना करते समय यह आर्टिफैक्ट एक मूल्यवान संपत्ति साबित हो सकती है। सिस्टम, गायब मॉड्यूल की पहचान करने के लिए आर्टिफैक्ट और ब्लूप्रिंट को स्कैन करने में कितना खर्च आएगा? मैं देख सकता हूं कि यह आर्टिफैक्ट बिजली का दोहन करने और बाद में डिस्चार्ज के लिए इसकी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, माइकल ने पूछा। आर्टिफैक्ट को स्कैन करने और गायब मॉड्यूल का पता लगाने के लिए सिस्टम को 2 मिलियन बेडेस पॉइंट की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि होस्ट चाहता है कि सिस्टम मॉड्यूल को डिजाइन करे तो इसके लिए अतिरिक्त पॉइंट खर्च होंगे, सिस्टम ने जवाब दिया। डिजाइन की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे गायब मॉड्यूल और उनके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दें। मैं उन्हें खुद बना सकता हूं, माइकल ने आत्मविश्वास से कहा। एक आविष्कारक के रूप में उनकी दक्षता ने उनके लोहार कौशल को पूरक बनाया, जिससे उन्हें ये मॉड्यूल बनाने में मदद मिली। अगर वह 6 सितारा लोहार स्तर पर होते तो उन्हें सिस्टम से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। जब माइकल ने सिस्टम से परामर्श किया और कलाकृति को पूरा करने के लिए तैयार हुए तो उन्हें और लोहारों को पता नहीं था कि कई छायादार आकृतियां गिल्ड में घुसपैठ कर गई हैं। जब उपयुक्त समय आया तो उन्होंने अपने लक्ष्यों पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। आसना आपदा गिल्ड के सदस्यों से छिपी रही, जो कलाकृति को पूरा करने के अपने प्रयासों में पूरी तरह से केंद्रित थे। ठीक है बेटा, हमें एक नया दृष्टिकोण दो, रुरिक ने कहा। मैं मॉड्यूल को डिजाइन और फोर्ज कर सकता हूं, लेकिन प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुझे आपके संसाधनों और सहायता की आवश्यकता होगी, माइकल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जिससे लोहारों को बहुत आश्चर्य और राहत मिली।